हेलो एवरीवन, मैं इमरान एनआईएसएम ट्रेनर। अगर आप एनआईएसएम 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आज का ये मॉक टेस्ट सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Which of these is not included in the key information memorandum KIM? की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती है? पहला ऑप्शन है डेट्स ऑफ इशू ओपनिंग, इशू क्लोजिंग एंड रीओपनिंग। दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑप्शन है रिस्क प्रोफाइल ऑफ द स्कीम। चौथा ऑप्शन है फंक्शन ऑफ द स्पॉन्सर ट्रस्टी एंड एएमसी। तो इसका राइट आंसर है फंक्शन ऑफ द स्पॉन्सर ट्रस्टी एंड एएमसी। किम में सिर्फ स्कीम रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, रिस्क प्रोफाइल, एसेट एलोकेशन, बेंचमार्क, डिविडेंड पॉलिसी, एक्सपेंसेस, स्कीम परफॉर्मेंस। ये सब इन्वेस्टर को स्कीम समझने में हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर है फंक्शन ऑफ द स्पॉन्सर ट्रस्टी एंड एएमसी। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडेंडम। एडेंडम के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है an addendum must accompany the KIM। दूसरा ऑप्शन है addendum is considered to be part of the scheme related documents। तीसरा ऑप्शन है both of the above are true। चौथा ऑप्शन है none of the above are true। तो इसका राइट आंसर है both of the above are true। एडेंडम एक ऑफिशियली अपडेट डॉक्यूमेंट होता है जो म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट में टेम्पररी या इंटरिम चेंजेस बताता है। एडेंडम कब यूज होता है? जब किसी डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस या अपडेट आता है, जैसे कि फंड मैनेजर चेंज हो जाना, एक्सपेंस रेशियो चेंज, एड्रेस चेंज, स्कीम डिटेल अपडेट होना। एडेंडम स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है। ये किम के साथ एक कंपनी करता है। ये इंटरिम अपडेट्स भी बताता है। तो इसका राइट आंसर है बोथ ऑफ द अबव आर ट्रू। एज पर द फेयर वैल्यू प्रिंसिपल laid out by SEBI, it is mandatory to disclose the valuation policy in सेबी के फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन पॉलिसी को कहां डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है? पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेंड टू इन्वेस्टर्स पीरियोडिकली। तीसरा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट। चौथा ऑप्शन है द फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल आर नॉट टू बी पुट इन पब्लिक। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साइन। एएमसी को अपनी वैल्यूएशन पॉलिसी और प्रोसीजर साई में डिस्क्लोज करने होते हैं। साई क्या होता है? साई एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें म्यूचुअल फंड हाउस की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। इसमें इंक्लूड होता है एएमसी डिटेल, वैल्यूएशन पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर सर्विसेज। तो आपको याद रखना होगा साई में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो वैल्यूएशन पॉलिसी किस में ऐड होता है? तो स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐड होता है। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए साई से रिलेटेड। द डैश इज यूज्ड बाय द फंड मैनेजर टू कम्युनिकेट देयर व्यूज ऑन द इकोनॉमी एंड द मार्केट टू द इन्वेस्टर। फंड मैनेजर अपने इकोनॉमी और मार्केट का व्यूज इन्वेस्टर तक पहुंचाने के लिए क्या यूज करता है? पहला ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम। दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साइन। तीसरा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। चौथा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट। तो इसका राइट आंसर है फंड फैक्ट शीट। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम बार एग्जाम में आता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़े, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़े। फंड फैक्ट शीट एक मंथली रिपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है जो एएमसी पब्लिश करता है। ये भी एग्जाम में आता है कि फंड फैक्ट शीट कब पब्लिश होता है, क्या ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है? तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है और ये पब्लिश मंथली बेसिस पे होता है। फंड फैक्ट शीट में क्या क्या होता है? फंड का ऑब्जेक्टिव, पोर्टफोलियो होल्डिंग, कौन कौन से स्टॉक या बॉन्ड्स में है, फंड परफॉर्मेंस, एसेट एलोकेशन, रिस्क मेजर्स, फंड मैनेजर कमेंट्री। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से जो पूछा जाता है फंड मैनेजर कमेंट्री किस रिपोर्ट किस डॉक्यूमेंट में होता है, तो वहां पे आपको फंड फैक्ट शीट टिक करना है। फंड मैनेजर कमेंट्री सेक्शन में इकोनॉमी और मार्केट के बारे में अपने व्यूज शेयर करता है। वाइल द सिड साई एंड किम नीड टू बी अपडेटेड पीरियोडिकली, द इंटरिम चेंजेस आर अपडेटेड बाय द एएमसी थ्रू द इश्यूएंस। सिड साई और किम को टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। इंटरिम चेंजेस को एएमसी क्या इशू करके अपडेट करती है? पहला ऑप्शन है फैक्ट शीट यानी कि फंड फैक्ट शीट। दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टर्स रिपोर्ट। तीसरा ऑप्शन है ऑडिटर्स रिपोर्ट। चौथा ऑप्शन है एडेंडम। तो इसका राइट आंसर है एडेंडम। कोई भी इंटरिम चेंजेस होता है तो वो एडेंडम के थ्रू आता है। म्यूचुअल फंड स्कीम का मेन डॉक्यूमेंट होता है सिड यानी कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। साई
स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, किम की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, ये फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिए, ये भी एग्जाम में आ जाता है। ये डॉक्यूमेंट टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं, लेकिन अगर बीच में कोई चेंजेस हो जाए, जैसे इंटरिम चेंजेस, तो एएमसी एडेंडम इशू करती है। एडेंडम क्या होता है? एक सप्लीमेंट्री अपडेट डॉक्यूमेंट होता है जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में टेम्पररी या इंटरिम चेंजेस बताता है। जैसे कि क्या क्या टाइप का चेंजेस हो गया? एक्सपेंस रेशियो चेंज हो जाना, फंड मैनेजर चेंज, एड्रेस चेंज, लोड स्ट्रक्चर चेंज। ये एडेंडम डॉक्यूमेंट सीड और साई के साथ अटैच या सर्कुलेट किया जाता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए फंड फैक्ट शीट। फंड फैक्ट शीट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन, ए फंड फैक्ट शीट हैज टू बी पब्लिश्ड ओनली एट द टाइम ऑफ ए न्यू फंड ऑफर। दूसरा ऑप्शन, एज पर सेबी रेगुलेशन ए फंड फैक्ट शीट हैज टू बी पब्लिश्ड ऑन ए मंथली बेसिस बाय द एएमसी। तीसरा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट इज पब्लिश्ड बाय एएमसी ऑन ए वॉलंटरी बेसिस। चौथा ऑप्शन है ऑल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैव टू मैंडेटरी रीड द फंड फैक्ट शीट बिफोर रिकमेंडिंग ए स्कीम टू देयर इन्वेस्टर। तो इसका राइट आंसर है ए फंड फैक्ट शीट इज पब्लिश्ड बाय एएमसी ऑन ए वॉलंटरी बेसिस। ये मैंडेटरी बेसिस पे नहीं होता, वॉलंटरी बेसिस पे होता है, तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। सेबी ने फैक्ट शीट पब्लिश करना मैंडेटरी नहीं किया है, इसलिए एएमसी वॉलंटरी बेसिस पर फैक्ट शीट पब्लिश करती है। लेकिन प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट सब एएमसी मंथली फैक्ट शीट पब्लिश करती है, क्योंकि इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन देनी होती है। सिड एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, किम और साई भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, बट फैक्ट शीट एक वॉलेंट्री डॉक्यूमेंट है। एन एडेंडम हैज टू बी इशूड फॉर ए चेंजेस इन। एडेंडम किस डॉक्यूमेंट में चेंज होने पर इशू किया जाता है? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है हाफ ईयरली रिजल्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड, तीसरा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, चौथा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, सिड। अगर सिड में कोई चेंजेस होता है तो एएमसी को एडेंडम इशू करना पड़ता है, एएमसी वेबसाइट पर पब्लिश करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, सिड। विच ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट कंटेन्ड इन द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट? सिड में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती है? पहला ऑप्शन है नेम्स ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्कीम्स पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, तीसरा ऑप्शन है रिस्क फैक्टर ऑफ द स्कीम, चौथा ऑप्शन है पोर्टफोलियो फीचर्स। तो इसका राइट आंसर है नेम्स ऑफ सिक्योरिटी इन द स्कीम्स पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक या बॉन्ड है, ये इंफॉर्मेशन सीड में नहीं होती, ये इंफॉर्मेशन मिलती है फंड फैक्ट शीट में, क्योंकि पोर्टफोलियो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए उसे सीड में फिक्स नहीं किया जाता। व्हेन इज द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सीड अपडेटेड? सीड कब फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है? पहला ऑप्शन है एवरी ईयर, दूसरा ऑप्शन है एवरी मंथ, तीसरा ऑप्शन है एवरी 2 ईयर्स, चौथा ऑप्शन है एवरी 6 मंथ। तो इसका राइट आंसर है एवरी 6 मंथ। सीड को हर 6 महीने में अपडेट करना होता है, जैसे कि सितंबर के एंड तक या फिर मार्च के एंड तक, मतलब साल में 2 बार अपडेट करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरी 6 मंथ। स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साई हैज टू बी रेगुलरली अपडेटेड एंड द अपडेशन हैज टू बी डन बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स एवरी फाइनेंशियल ईयर। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। क्या साई को हर साल अपडेट करना होता है, और क्या यह अपडेट फाइनेंशियली ईयर के 3 मंथ्स के अंदर करना होता है? पहला ऑप्शन है ट्रू, दूसरा ऑप्शन है फॉल्स। तो इसका राइट आंसर है ट्रू। साई एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है म्यूचुअल फंड का, इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होती है एएमसी स्पॉन्सर ऑपरेशन के बारे में। हर फाइनेंशियल ईयर के बाद 3 मंथ के अंदर अपडेट करना जरूरी है। अगर कोई मेजर चेंजेस या मटेरियल चेंजेस होता है तो तुरंत अपडेट करना पड़ता है। अपडेट कहां पर होता है? म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर, मतलब कि एएमसी की वेबसाइट पर या फिर एमफी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। द वैल्यूएशन पॉलिसी ऑफ ए म्यूचुअल फंड इज मेंशन इन विच डॉक्यूमेंट? म्यूचुअल फंड की वैल्यूएशन पॉलिसी किस डॉक्यूमेंट में लिखी होती है? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साई, तीसरा ऑप्शन है एनुअल अकाउंट्स ऑफ द एएमसी, चौथा ऑप्शन है एडेंडम। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साई। साई एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है, इसमें ऑपरेशनल डिटेल्स होती है, इसलिए वैल्यूएशन पॉलिसी यही मेंशन होता है। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है? फैक्टशीट में क्या हो गया? सिर्फ समरी होता है, एनुअल अकाउंट में फाइनेंशियल डेटा होता है, एडेंडम में चेंजेस इंटरिम चेंजेस अपडेट के लिए होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही वैल्यूएशन रूल्स एंड पॉलिसी होता है। इफ एन इन्वेस्टर वांट्स टू गेट अपडेटेड मंथली परफॉर्मेंस एंड पोर्टफोलियो डेटा ऑन म्यूचुअल फंड्स
विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड ही रीड? अगर इन्वेस्टर को हर महीने अपडेटेड परफॉर्मेंस और पोर्टफोलियो डेटा चाहिए तो कौन सा डॉक्यूमेंट रीड करना चाहिए? पहला ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, दूसरा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, तीसरा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, चौथा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर है फंड फैक्ट शीट। फंड फैक्ट शीट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो म्यूचुअल फंड स्कीम की अपडेटेड इंफॉर्मेशन देता है और ये जनरली हर फंड हाउस द्वारा मंथली बेसिस पर पब्लिश किया जाता है। फंड फैक्ट शीट कोई स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी ये लॉ के अकॉर्डिंग कंपलसरी नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन देने के लिए रेगुलर शेयर की जाती है। तो इसका राइट आंसर है फंड फैक्ट शीट। द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम इज एन एवरेज वर्जन ऑफ विच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट? किम किस डॉक्यूमेंट का शॉर्ट वर्जन होता है? पहला ऑप्शन है द ईयरली स्टेटमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ द फंड, दूसरा ऑप्शन है द हाफ ईयरली स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फंड, तीसरा ऑप्शन है द एनुअल अकाउंट्स ऑफ द फंड, चौथा ऑप्शन है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट सिड एंड साई। तो इसका राइट आंसर है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट सिड एंड साई का ही वो शॉर्ट वर्जन होता है। किम यानी कि की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम असल में सिड यानी कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और साई यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन का समरी होता है। स्कीम का मेन डॉक्यूमेंट सिड और साई होते हैं। किम में इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं जो इन्वेस्टर के लिए जरूरी होते हैं ताकि वो डिसाइड कर सके कि ये इन्वेस्टमेंट उसकी नीड्स के लिए सुटेबल है या नहीं। तो इसका राइट आंसर है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट सिड एंड साई। डैश इज आर इंक्लूडेड इन द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम। किम में क्या क्या इंक्लूड होता है? पहला ऑप्शन है नेम ऑफ द फंड मैनेजर एंड ट्रस्टी, दूसरा ऑप्शन है परफॉर्मेंस ऑफ स्कीम, तीसरा ऑप्शन एसेट एलोकेशन प्लान, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। किम असल में सिड और साई का शॉर्ट समरी होता है। किम में क्या क्या होता है? एएमसी, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, फंड मैनेजर और स्कीम के नाम, इशू डेट होता है, कब ओपनिंग हुआ, क्लोजिंग हुआ, रीओपनिंग हुआ, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, एसेट एलोकेशन पैटर्न, रिस्क प्रोफाइल, प्लान और ऑप्शन, बेंचमार्क इंडेक्स, डिविडेंड पॉलिसी, परफॉर्मेंस होता है कि फंड 1 साल में, 3 साल, 5 साल, 10 साल में क्या परफॉर्म किया, एक्सपेंस होता है उसका, इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिडर्सल डिटेल्स होता है। ये सारे चीज किम में होते हैं। वेयर इज द परफॉर्मेंस डेटा फॉर ऑल स्कीम अक्रॉस द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अवेलेबल? पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सभी स्कीम का परफॉर्मेंस डेटा एक ही जगह कहाँ अवेलेबल होता है? पहला ऑप्शन है द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सीड, दूसरा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम, तीसरा ऑप्शन है एमफी वेबसाइट, चौथा ऑप्शन है द फंड फैक्ट शीट। तो इसका राइट आंसर है एमफी वेबसाइट। हर एएमसी के लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपनी वेबसाइट पर स्कीम परफॉर्मेंस डैशबोर्ड पब्लिश करे और उसे रेगुलर बेसिस पर अपडेट करे। इससे इन्वेस्टर को स्कीम की परफॉर्मेंस ट्रैक करने में हेल्प मिलती है। साथ ही म्यूचुअल फंड स्कीम का परफॉर्मेंस डेटा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एमफी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल होता है। एमफी वेबसाइट पर सारे म्यूचुअल फंड स्कीम का परफॉर्मेंस डेटा मिलता है। डिफरेंट टाइम पीरियड जैसे कि 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के हिसाब से डेटा देख सकते हैं। अलग अलग फंड कैटेगरीज के कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है एमफी वेबसाइट। इफ यू वांट टू नो द जनरल रिस्क फैक्टर देन विच डॉक्यूमेंट शुड ही रीड? अगर किसी इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड के जनरल रिस्क फैक्टर समझना है तो उसे कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट फील्ड विद सेबी, तीसरा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम, चौथा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। तो इसका राइट आंसर है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। स्कीम के रिस्क स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड में क्लियरली मेंशन होते हैं। दो टाइप के इसमें रिस्क मेंशन होते हैं, जनरल रिस्क और दूसरा स्कीम स्पेसिफिक रिस्क। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। द न्यू फंड ऑफर डेट्स आर पब्लिश्ड इन द डैश। एनएफओ के डेट्स किस डॉक्यूमेंट में पब्लिश होते हैं? पहला ऑप्शन है बोथ की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, तीसरा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, चौथा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर है बोथ की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। सिड में भी एनएफओ डेट्स होते हैं और किम में भी एनएफओ डेट्स होते हैं, क्योंकि किम जो होता है समरी होता है सीड एंड साई का, तो उसमें भी एनएफओ ओपनिंग डेट, एनएफओ क्लोजिंग डेट और रीओपनिंग डेट होते हैं। तो इसका राइट आंसर है बोथ की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम यानी कि किम
एंड स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट यानी कि सीड। A summary of the scheme related information document is found in the कौन सा डॉक्यूमेंट समरी होता है स्कीम इंफॉर्मेशन का? पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, तीसरा ऑप्शन है फैक्ट शीट, चौथा ऑप्शन है एडेंडम। तो इसका राइट आंसर है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में स्कीम के डिटेल इंफॉर्मेशन होती है और म्यूचुअल फंड या एएमसी के स्टैट्यूटरी डिटेल्स भी इंक्लूड होते हैं जो स्कीम ऑफर कर रही है। की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बेसिकली सिड और साई का शॉर्ट समरी होता है। इसमें सिर्फ वो की पॉइंट्स होते हैं जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि वो डिसाइड कर सके कि इन्वेस्टमेंट उनके नीड्स के लिए सुटेबल है या नहीं। किम को मार्केट में इजीली और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ किम देना मैंडेटरी होता है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम? किम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? किम is a document that provides key information of the past performance of the scheme। दूसरा ऑप्शन है किम is the annual newsletter of the mutual fund। तीसरा ऑप्शन है किम provides NAV history of all mutual fund scheme। चौथा ऑप्शन है किम is a document which must accompany all mutual fund application form। तो इसका राइट आंसर है किम is a document which must accompany all mutual fund application form। किम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देना मैंडेटरी होता है। विथ रिस्पेक्ट टू किम की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? किम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला ऑप्शन है किम इज बेसिकली एन एवरेज वर्जन ऑफ द ऑफर लेटर, दूसरा ऑप्शन है किम बेसिकली कंटेन्स ओनली द नेम्स ऑफ स्पॉन्सर ट्रस्ट एएमसी नॉट देयर फंक्शन, तीसरा ऑप्शन है द किम इज अटैच्ड टू ईच एंड एवरी म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म, चौथा ऑप्शन है किम हैज टू बी प्रोवाइडेड ओनली इफ द इन्वेस्टर आस्क फॉर इट। तो इसका राइट आंसर है किम हैज टू बी प्रोवाइडेड ओनली इफ द इन्वेस्टर आस्क फॉर इट। ये ऑप्शन ही गलत है इसलिए ये इसका राइट आंसर है। किम सिड और साई का समरी होता है जिसमें इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। ये डॉक्यूमेंट मार्केट में इजीली और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग हर म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ किम देना मैंडेटरी है। इसलिए स्टेटमेंट किम सिर्फ तब प्रोवाइड किया जाता है जब इन्वेस्टर मांगे। ये ऑप्शन गलत है। द फंक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड डैश। स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का मेन फंक्शन क्या है? पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग ऑल द स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर, दूसरा ऑप्शन है प्रोवाइडिंग ए कंपैरिजन ऑफ वेरियस म्यूचुअल फंड स्कीम, तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है प्रोवाइडिंग ऑल द स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर। म्यूचुअल फंड के लीगल डॉक्यूमेंट्स सिड, साई और किम इन्वेस्टर को स्कीम के बारे में पूरी जरूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हेल्प करते हैं इन्वेस्टर को इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में क्योंकि इनमें स्कीम के फीचर, रिस्क, ऑब्जेक्टिव क्लियरली दिए होते हैं। द फॉर्मेट ऑफ की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम इज एज पर द रेगुलेशन रिलेटेड टू डैश। की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का फॉर्मेट किससे रिलेटेड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है? पहला ऑप्शन है सिक्योरिटीज मार्केट, दूसरा ऑप्शन है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, चौथा ऑप्शन है वैल्यूएशन ऑफ ए म्यूचुअल फंड। तो इसका राइट आंसर है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। किम, सिड और साई का समरी होता है। इसमें सिर्फ वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं जो इन्वेस्टर के लिए जरूरी होते हैं ताकि वो डिसाइड कर सके कि इन्वेस्टमेंट उसके नीड्स के लिए सुटेबल है या नहीं। किम को मार्केट में इजीली और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हर म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ किम देना मैंडेटरी है। The interim changes in a mutual fund scheme are updated to the investor through dash। म्यूचुअल फंड स्कीम में बीच में होने वाले इंतरिम चेंजेस की इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर को किसके थ्रू दी जाती है? पहला ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साई, तीसरा ऑप्शन है एडेंडम, चौथा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। तो इसका राइट आंसर है एडेंडम। सिड, साई और किम को टाइम टू टाइम अपडेट करना जरूरी होता है लेकिन अगर बीच में कोई चेंज आता है तो उसे एडेंडम के थ्रू अपडेट किया जाता है। एडेंडम क्या होता है? एक एडिशनल अपडेट डॉक्यूमेंट जो एग्जिस्टिंग स्कीम डॉक्यूमेंट्स में हुए चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। एडेंडम को स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का पार्ट माना जाता है
और ये किम के साथ अटैच होना चाहिए। When is the statement of additional information साई अपडेटेड? साई को रेगुलर बेसिस पर कब अपडेट करना होता है? पहला ऑप्शन है एवरी मंथ, दूसरा ऑप्शन है बिफोर 10th ऑफ जनवरी एंड 10th ऑफ जुलाई एवरी 6 मंथ, तीसरा ऑप्शन है एवरी 3 मंथ, चौथा ऑप्शन है बिफोर द एंड ऑफ 3 मंथ्स ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो इसका राइट आंसर है बिफोर द एंड ऑफ 3 मंथ्स ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। साई के अपडेशन के लिए क्लियर रूल्स होते हैं। हर फाइनेंशियल ईयर के एंड के 3 मंथ्स के अंदर साई अपडेट करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट चेंज होने पर इन्हें ऑनगोइंग बेसिस पर तुरंत अपडेट करना होता है और इन अपडेट्स को म्यूचुअल फंड की वेबसाइट और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एमफी की वेबसाइट पर अपलोड करना मैंडेटरी है। वेयर आर द स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम डिस्क्लोज? म्यूचुअल फंड के जो स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर होते हैं वो किस डॉक्यूमेंट में मेंशन होते हैं? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है एडेंडम, तीसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साई, चौथा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। तो इसका राइट आंसर है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। सिड में दो ब्रॉड कैटेगरीज के रिस्क हाईलाइट्स किए जाते हैं, स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर और स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर। स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर वो रिस्क होते हैं जो हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में कॉमन होते हैं। स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर वो रिस्क होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एसेट कैटेगरी से रिलेटेड होते हैं। The synopsis of the scheme related information document is founded in the स्कीम के डॉक्यूमेंट का समरी कहाँ मिलता है? पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साइन, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तीसरा ऑप्शन है ट्रस्ट डीड, चौथा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम। तो इसका राइट आंसर है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम। की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम असल में सीड और साई का समरी होता है। इसमें उन डॉक्यूमेंट्स के की पॉइंट्स होते हैं जो इन्वेस्टर के लिए जरूरी होते हैं ताकि वो डिसाइड कर सके कि इन्वेस्टमेंट उसके नीड्स के हिसाब से सुटेबल है या नहीं। किम को मार्केट में आसानी से और वाइड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ किम देना मैंडेटरी होता है। इफ एन इन्वेस्टर इन ए मल्टी कैप फंड वांट्स टू नो द इंडस्ट्री वाइज एलोकेशन ऑफ द फंड्स देन व्हिच डॉक्यूमेंट शुड ही रेफर टू? अगर इन्वेस्टर को मल्टी कैप फंड का इंडस्ट्री सेक्टर एलोकेशन देखना है तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट देखेगा? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है सिड एंड साई, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, चौथा ऑप्शन है एनुअल अकाउंट्स ऑफ द एएमसी। तो इसका राइट आंसर है फंड फैक्ट शीट। म्यूचुअल फंड का एक सबसे पॉपुलर डॉक्यूमेंट होता है मंथली फंड फैक्ट शीट। इस डॉक्यूमेंट को इन्वेस्टर, फंड डिस्ट्रीब्यूटर, रेटिंग एजेंसी, रिसर्च एनालिस्ट, मीडिया एक्सटेंसिवली यूज करते हैं ताकि म्यूचुअल फंड के डिफरेंट स्कीम की इंफॉर्मेशन मिल सके। फंड फैक्ट शीट में इक्विटी स्कीम के लिए सिक्योरिटी वाइज एलोकेशन, इंडस्ट्री एंड सेक्टर वाइज एलोकेशन दोनों क्लियर प्रोवाइड किए जाते हैं। सेबी हैज टू अप्रूव द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इन डैश। सेबी कितने टाइम में स्कीम डॉक्यूमेंट अप्रूव करता है? पहला ऑप्शन है 7 डेज, दूसरा ऑप्शन है 15 डेज, तीसरा ऑप्शन है 1 मंथ, चौथा ऑप्शन है सेबी डज नॉट अप्रूव द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, इट ओनली गिव इट्स ऑब्जर्वेशन। तो इसका राइट आंसर है सेबी डज नॉट अप्रूव द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, इट ओनली गिव्स इट्स ऑब्जर्वेशन। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं करता बल्कि सिर्फ अपना ऑब्जर्वेशन देता है। म्यूचुअल फंड को इन ऑब्जर्वेशन को डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेट करना होता है, इसलिए मार्केट में जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं वो सेबी द्वारा रिव्यू किए गए होते हैं, ना कि ऑफिशियली अप्रूव। तो इसका राइट आंसर है सेबी डज नॉट अप्रूव द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, इट ओनली गिव इट्स ऑब्जर्वेशन। हाउ ऑफन शुड द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम बी अपडेटेड? किम कितनी बार अपडेट करना चाहिए? पहला ऑप्शन है एवरी क्वार्टर, दूसरा ऑप्शन है ट्वाइस इन ए ईयर, तीसरा ऑप्शन है एटलीस्ट वंस ए ईयर, चौथा ऑप्शन है इट नीड नॉट टू बी अपडेटेड आफ्टर इट इज इशूड वन। तो इसका राइट आंसर है ट्वाइस इन ए ईयर। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के 2021 सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग किम को कम से कम हर हाफ ईयरली में एक बार अपडेट करना जरूरी है और ये अपडेट हाफ ईयर के एंड के 1 मंथ के अंदर करना होता है। ये अपडेट सितंबर और मार्च के एंड के डेटा और इंफॉर्मेशन के बेसिस पर होता है। आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साई। साई में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती? पहला ऑप्शन है टैक्स, लीगल एंड जनरल इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है करंट एसआईपी रिटर्न ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन नॉर्म्स, चौथा ऑप्शन है राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर। तो इसका राइट आंसर है करंट एसआईपी रिटर्न ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम।
स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, साई में म्यूचुअल फंड या एमसी की स्टैच्यूटरी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे म्यूचुअल फंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यूनिट होल्डर्स के राइट्स, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन नॉर्म्स। साई में स्कीम के रिटर्न की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। स्कीम के रिटर्न्स और परफॉर्मेंस रिलेटेड डिटेल्स आपको म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट में मिलती है। एसेट एलोकेशन मस्ट प्राइमरी मैच, एसेट एलोकेशन सबसे पहले किस चीज से मैच होना चाहिए? पहला ऑप्शन है लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट नीड्स, तीसरा ऑप्शन है फाइनेंशियल गोल्स, चौथा ऑप्शन है टैक्स सेविंग नीड्स। तो इसका राइट आंसर है फाइनेंशियल गोल्स। एसेट एलोकेशन हमेशा इन्वेस्टर के फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। फाइनेंशियल गोल का मतलब क्या है? रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन, हाउस परचेस, मैरिज फंड, वेल्थ क्रिएशन। तो इसका राइट आंसर है फाइनेंशियल गोल। If there is a breach of the code of conduct by an intermediary and a second violation by the intermediary is proved, then the registration of the intermediary is dash। अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है और दूसरी बार भी वायलेशन प्रूफ हो जाता है, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन क्या होगा? पहला ऑप्शन है नॉट रिन्यूड, दूसरा ऑप्शन है कैंसल्ड, तीसरा ऑप्शन है सस्पेंडेड, चौथा ऑप्शन है विथहेल्ड। तो इसका राइट आंसर है कैंसल्ड। एम्फी के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक करता है तो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है। पहला स्टेप है एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। एम्फी डिस्ट्रीब्यूटर को लेटर भेजता है और बोलता है 3 वीक्स के अंदर एक्सप्लेनेशन दो। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने वीक्स के अंदर एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है, टाइम पीरियड। तो 3 वीक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप है वार्निंग लेटर। एक्सप्लेनेशन नहीं आता है या एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है तो एम्फी वार्निंग लेटर भेजता है। वार्निंग में लिखा होता है अगर फ्यूचर में फिर वायलेशन हुआ तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तीसरा स्टेप है सेकंड वायलेशन। अगर डिस्ट्रीब्यूटर सेकंड टाइम वायलेशन करता है और प्रूफ हो जाता है तो एमपी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, इसलिए इसका राइट आंसर है कैंसल्ड। What is the maximum number of joint holders allowed per mutual fund application? एक म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन है, मैक्सिमम कितने जॉइंट होल्डर्स अलाउड होते हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। तो इसका राइट आंसर है 3। म्यूचुअल फंड रूल्स के अकॉर्डिंग एक एप्लीकेशन में मैक्सिमम 3 होल्डर्स अलाउड होते हैं। फर्स्ट होल्डर जिसे प्राइमरी होल्डर भी बोलते हैं, सेकंड होल्डर और थर्ड होल्डर। फर्स्ट होल्डर जो होता है वो मेन इन्वेस्टर होता है। स्टेटमेंट और कम्युनिकेशन इसी के नाम पर आते हैं। टैक्स लायबिलिटी भी इसी पर होती है। और जो सेकंड और थर्ड होल्डर होता है वो को होल्डर्स होते हैं। इमरजेंसी या डेथ सिचुएशन में ऑनरशिप ट्रांसफर इजी होता है। Which transaction of an open-ended fund is based on the net asset value NAV pricing? ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में कौन सा ट्रांजैक्शन एनएवी के बेसिस पर होता है? पहला ऑप्शन है परचेस ऑफ यूनिट्स, दूसरा ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ यूनिट्स, तीसरा ऑप्शन है बोथ परचेस एंड रिडक्शन ऑफ यूनिट्स। तो इसका राइट आंसर है बोथ परचेस एंड रिडक्शन ऑफ यूनिट्स। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में दोनों ट्रांजैक्शन एनएवी पर होते हैं। पहला परचेस मतलब यूनिट बाय करना, जब इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड खरीदता है यूनिट्स एनएवी प्राइस पर मिलती है। जैसे कि एनएवी अगर 50 चल रहा है और इन्वेस्टमेंट 5000 किया तो यूनिट्स कितना होगा? 5000 से डिवाइड कर देंगे 50 को तो 100 यूनिट्स निकल जाएगा। और अगर आप सेल कर रहे हैं, यूनिट आप सेल कर रहे हैं, तो जब इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड बेचता है पेमेंट भी एनएवी के बेसिस पर मिलता है। जैसे कि एनएवी 70 रुपीज है, यूनिट 100 है, तो 100 को 70 से इंटू कर देंगे तो आपका टोटल अमाउंट निकल जाएगा कितना मिलने वाला है। तो सारा कुछ एनएवी के बेसिस पे ही हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर है बोथ परचेस एंड रिडक्शन ऑफ यूनिट्स। The minimum investment limit in equity and equity related instrument of large cap companies for a large cap mutual fund scheme is dash of total assets। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को अपने टोटल एसेट का मिनिमम कितना परसेंट लार्ज कैप कंपनीज इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना होता है? पहला ऑप्शन है 70%, दूसरा ऑप्शन है 80%, तीसरा ऑप्शन है 85% और चौथा ऑप्शन है 90%। तो इसका राइट आंसर है 80%। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को अपने टोटल एसेट का मिनिमम 80% लार्ज कैप कंपनीज में करना पड़ता है। लार्ज कैप कंपनीज क्या होता है? टॉप 100 कंपनीज
को लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। अगर किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का टोटल एसेट्स 100 करोड़ है तो मिनिमम 80 करोड़ लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी है, क्योंकि 80% इक्विटी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना होता है। और जो बाकी का 20 करोड़ बचा वो इन्वेस्ट होता है कैश में, डेट में या अदर इक्विटीज में, लाइक मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, इसमें। बट लार्ज कैप फंड है तो 80% लार्ज कैप स्टॉक में ही इन्वेस्ट होगा। As per SEBI regulation, a mutual fund scheme should have at least dash investor. सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग एक म्यूचुअल फंड स्कीम में मिनिमम कितने इन्वेस्टर होने चाहिए? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 20, चौथा ऑप्शन है 25। तो इसका राइट आंसर है 20। म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए दो मेजर कंडीशन होते हैं। मिनिमम 20 इन्वेस्टर होने चाहिए और दूसरा है कोई भी सिंगल इन्वेस्टर स्कीम के टोटल कॉर्पस का 25% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन से आपको दो क्वेश्चन बन रहा है कि मिनिमम कितने इन्वेस्टर होना चाहिए, तो 20। एक फंड में मैक्सिमम जो कॉर्पस है कितना इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो वो है 25%। तो ये दोनों क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम कॉर्पस कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिंगल इन्वेस्टर मैक्सिमम कॉर्पस में कितना इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर एक स्कीम में मिनिमम जो इन्वेस्टर होते हैं, नंबर ऑफ इन्वेस्टर कितने होते हैं, तो 20। तो ये आप लोग अच्छे से याद कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम? किम में कौन सा इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होता है? पहला ऑप्शन है डेट ऑफ इशू, ओपनिंग, इशू क्लोजिंग एंड रीओपनिंग। दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑप्शन है रिस्क प्रोफाइल ऑफ द स्कीम। चौथा ऑप्शन है फंक्शन ऑफ द स्पॉन्सर ट्रस्टी एंड एएमसी। तो इसका राइट आंसर है फंक्शन ऑफ द स्पॉन्सर ट्रस्टी एंड एएमसी। किम में सिर्फ स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, रिस्क प्रोफाइल हो गया, एसेट एलोकेशन, बेंचमार्क, डिविडेंड पॉलिसी, एक्सपेंसेस, स्कीम परफॉर्मेंस। ये सब इन्वेस्टर को स्कीम समझने में हेल्प करता है। डिसीजन इन टैक्टिकल एसेट एलोकेशन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ डैश। टैक्टिकल टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में डिसीजन किस बेसिस पर लिया जाता है? पहला ऑप्शन है लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट। दूसरा ऑप्शन है रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर। तीसरा ऑप्शन है इनकम लेवल ऑफ द इन्वेस्टर। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में पोर्टफोलियो एलोकेशन मार्केट के फ्यूचर बिहेवियर को देखकर चेंज किया जाता है। इन्वेस्टर या फंड मैनेजर शॉर्ट टर्म मार्केट अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल के आ जाता है कि टैक्टिकल एसेट एलोकेशन शॉर्ट टर्म मार्केट अपॉर्चुनिटीज देखता है या लॉन्ग टर्म मार्केट अपॉर्चुनिटीज देखता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा शॉर्ट टर्म मार्केट अपॉर्चुनिटीज देखता है। एग्जाम्पल समस्या, नॉर्मल पोर्टफोलियो एलोकेशन है, 60% इक्विटी है, 30% डेट है और 10% गोल्ड है। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि स्टॉक मार्केट जल्दी बढ़ने वाला है तो वो टेम्पररी एलोकेशन चेंज कर सकता है। इक्विटी को बढ़ा देगा, 60 से 75% कर दिया, डेट को कम कर दिया, 30% से 20% कर दिया, क्योंकि इक्विटी मार्केट बढ़ रहा है तो इक्विटी को बढ़ाएगा और बाकी डेट और गोल्ड को कम करेगा। डेट 10% से 5% कर दिया। ये चेंज मार्केट एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर होता है। The expenses on dash cannot be charged to the mutual fund scheme. कौन सा स्कीम, कौन सा एक्सपेंस म्यूचुअल फंड स्कीम पर चार्ज नहीं किया जा सकता? पहला ऑप्शन है कस्टोडियन फीस। दूसरा ऑप्शन है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तीसरा ऑप्शन है ट्रस्टी फीस। चौथा ऑप्शन है मार्केटिंग एक्सपेंस। तो इसका राइट आंसर है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी के कुछ कंपनी लेवल एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि ऑफिस फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, बिल्डिंग्स, ऑफिस इक्विपमेंट, इन सब पर डिप्रिसिएशन लगता है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड स्कीम के ऑपरेशन का पार्ट नहीं होते, इसलिए इनका एक्सपेंस इन्वेस्टर से चार्ज नहीं किया जा सकता। ये एएमसी के कॉर्पोरेट एक्सपेंस होते हैं। तो इसका राइट आंसर है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। व्हाट इज द रोल ऑफ द कस्टोडियन ऑफ ए म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड में कस्टोडियन का रोल क्या होता है? पहला ऑप्शन है टू इशू स्टेटमेंट ऑफ फंड्स होल्डिंग टू द इन्वेस्टर। दूसरा ऑप्शन है टू एग्जीक्यूट द बाय एंड सेल ऑर्डर्स इन द स्टॉक मार्केट। तीसरा ऑप्शन है टू कीप द सेफ कस्टडी ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। चौथा ऑप्शन है टू इशू अकाउंट स्टेटमेंट टू द म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कस्टोडियन का रोल क्या होता है, ट्रस्टी का रोल क्या होता है, स्पॉन्सर का रोल क्या होता है। तो ट्रस्टी का रोल होता है 3 नंबर वाला, टू कीप द सेफ कस्टडी ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द म्यूचुअल फंड
स्कीम। कस्टोडियन का मेन काम होता है म्यूचुअल फंड के सिक्योरिटीज को सेफ रखना। सिक्योरिटीज का मतलब है शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कस्टोडियन क्या करता है, म्यूचुअल फंड के एसेट्स को सेफ कस्टडी में रखता है, सिक्योरिटीज की डिलीवरी, रिसीव और ट्रांसफर करता है, बाय और सेल ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट हैंडल करता है। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला स्टेटमेंट है इट इज मैंडेटरी फॉर द एएमसी टू डिस्क्लोज द वैल्यूएशन पॉलिसी। तो मैंडेटरी है वैल्यूएशन पॉलिसी को डिस्क्लोज करना। दूसरा ऑप्शन है द एएमसी इज नॉट अकाउंटेबल फॉर पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग इनकरेक्ट वैल्यूएशन। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है और ऑप्शन ए जो है वो ट्रू है। तो इसमें से ओनली ए इज ट्रू, राइट आंसर होगा। एएमसी को अपनी वैल्यूएशन पॉलिसी और प्रोसीजर डिस्क्लोज करने होते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में और एएमसी की वेबसाइट पर। इसका पर्पस होता है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, ताकि इन्वेस्टर को पता हो कि वैल्यूएशन कैसे की जा रही है। चाहे डिस्क्लोजर किया हो या नहीं, वैल्यूएशन की ट्रू और फेयर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और करेक्ट एनएवी कैलकुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एएमसी की होती है। Which of these expenses can be charged to a mutual fund scheme by the AMC? AMC कौन सा खर्चा इन्वेस्टर के फंड से ले सकता है? पहला ऑप्शन रेंट फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द म्यूचुअल फंड, ये तो नहीं ले सकता। दूसरा ऑप्शन है सैलरीज ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट टीम, सैलरी भी नहीं ले सकता वो। तीसरा ऑप्शन है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द एएमसी, ये भी नहीं ले सकता। चौथा ऑप्शन है फीस ऑफ कस्टोडियन एंड फंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तो राइट आंसर है फीस ऑफ कस्टोडियन एंड फंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एएमसी कुछ एक्सपेंस म्यूचुअल फंड स्कीम पर चार्ज कर सकती है, लेकिन सिर्फ वही जो डायरेक्टली फंड के मैनेजमेंट और ऑपरेशन से रिलेटेड हो। जो अलाउड एक्सपेंसेस है, कस्टोडियन फीस है क्योंकि एसेट को सेफ रखने के लिए लिया जाता है। फंड एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है जो ऑपरेशन और कंप्लायंस मैनेज करने के लिए लिया जाता है। जो नॉट अलाउड एक्सपेंसेस है मतलब एएमसी खुद बियर करेगी, वो है रजिस्टर्ड ऑफिस का रेंट, फंड मैनेजमेंट टीम की सैलरी, एएमसी के जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। If an investor has to change his default account, he has to do it with। अगर इन्वेस्टर अपना डिफॉल्ट बैंक अकाउंट चेंज करना चाहता है तो वो कैसे करेगा? पहला ऑप्शन है द केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, दूसरा ऑप्शन है एमफी, तीसरा ऑप्शन है आइदर केआरए और एमफी, चौथा ऑप्शन है द म्यूचुअल फंड एएमसी डायरेक्टली। तो इसका राइट आंसर है द म्यूचुअल फंड एएमसी डायरेक्टली। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ये फैसिलिटी देते हैं कि वो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रजिस्टर कर सकते हैं ताकि रिडम्पशन, डिविडेंड और दूसरे पे आउट्स इजिली रिसीव हो सके। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर मैक्सिमम 5 अकाउंट्स रजिस्टर कर सकता है। इनमें से एक अकाउंट को डिफॉल्ट अकाउंट डिजिग्नेट किया जाता है। जब तक इन्वेस्टर अलग से स्पेसिफाई ना करे, सारे पेमेंट इसी डिफॉल्ट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। इन्वेस्टर कभी भी डिफॉल्ट बैंक अकाउंट चेंज कर सकता है, इसके लिए एएमसी को इंस्ट्रक्शन देना होता है। Which tax is payable on the reduction of units of equity oriented fund? जब आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स रिडीम करते हो तब कौन सा टैक्स लगता है? पहला ऑप्शन है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, दूसरा ऑप्शन है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तीसरा ऑप्शन है वेल्थ टैक्स, चौथा ऑप्शन है अल्टरनेट डिविडेंड टैक्स। तो जब भी इक्विटी म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। आपको ये याद रखना है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड पे लगता है, ना कि डेट म्यूचुअल फंड पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी। इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिडक्शन स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन जैसा ट्रीट होता है, इसलिए एसटीटी चार्ज होता है। एसटीटी ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता है, इन्वेस्टर को अलग से पे नहीं करना पड़ता, सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड फंड पर लगता है। तो एग्जाम में ये भी पूछ देता ट्रू और फॉल्स में कि क्या डेट म्यूचुअल फंड में एसटीटी लगता है, तो वहां पे राइट आंसर हो जाएगा नो, डेट म्यूचुअल फंड में एसटीटी नहीं लगता, एसटीटी सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगता है। What is the goal-based approach to financial planning focused on? Goal-based financial planning का main focus क्या होता है? पहला ऑप्शन है to generate a limited amount of money, दूसरा ऑप्शन है an investment plan which is focused on a specific goal, तीसरा ऑप्शन है an investment plan with a specific risk profile, चौथा ऑप्शन है a specific option of investment। तो इसका राइट आंसर है an investment plan which is focused on a specific
गोल गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग में ये अप्रोच किसी स्पेसिफिक गोल के लिए प्लानिंग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि चाइल्ड की हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट, हर गोल के लिए सेपरेट इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया जाता है। कंप्रहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हो गया? इस अप्रोच में एक पर्सन के सारे फाइनेंशियल गोल को एक साथ कंसिडर किया जाता है, जैसे रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, हाउस, इमरजेंसी फंड, सबको एक साथ मिला करके उसी में ट्रीट किया जाता है। फिर उन सब के हिसाब से ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग ए मॉडल पोर्टफोलियो इज, मॉडल पोर्टफोलियो बनाने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? पहला ऑप्शन है डिसाइडिंग द साइज ऑफ पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम, तीसरा ऑप्शन है सेटिंग ऑफ गोल्स, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है सेटिंग ऑफ गोल्स। स्टेप फॉर डेवलपिंग ए मॉडल पोर्टफोलियो, चार स्टेप होता है। पहला स्टेप है इन्वेस्टर के गोल समझना, जैसे कि सबसे पहले इन्वेस्टर के नीड्स और फाइनेंशियल गोल आइडेंटिफाई करना जरूरी है, जैसे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, रिटायरमेंट, एजुकेशन। फाइनेंशियल प्रोडक्ट को समझना, अलग अलग प्रोडक्ट्स के रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी, मैच्योरिटी समझना। जो तीसरा इंपॉर्टेंट है एसेट एलोकेशन डिसाइड करना, इन्वेस्टर के गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से डिफरेंट एसेट का राइट मिक्स डिसाइड करना, इसको ही टेक्निकल लैंग्वेज में एसेट एलोकेशन कहते हैं। चौथा है सुटेबल म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना, फर्स्ट स्टेप में हर एसेट कैटेगरी के अंडर बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेटिंग ऑफ गोल्स। Which type of funds investment objective could be to achieve growth by investing in equity and equity related instruments balanced with income generation by investing in debt and money market instrument। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा फंड ऐसा होता है जो इक्विटी से ग्रोथ देता है और डेट से इनकम देता है। तो पहला ऑप्शन है आर्बिट्राज फंड, दूसरा ऑप्शन है मनी मार्केट फंड, तीसरा ऑप्शन है इक्विटी फंड और चौथा ऑप्शन है बैलेंस्ड फंड। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बैलेंस्ड फंड। बैलेंस्ड फंड इन्वेस्टर को एक ही पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट दोनों का एक्सपोजर देता है। इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है इक्विटी से ग्रोथ यानी कि कैपिटल एप्रिसिएशन, और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है डेट से इनकम और स्टेबिलिटी, मतलब रेगुलर इनकम और लो वॉलेटिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैलेंस्ड फंड। When a mutual fund scheme makes profit or losses, those profits and losses belong to, अगर म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो किसका होता है? पहला ऑप्शन है द एएमसी, दूसरा ऑप्शन है द ट्रस्टी, तीसरा ऑप्शन द फंड मैनेजर, चौथा ऑप्शन द इन्वेस्टर। तो म्यूचुअल फंड में अगर प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो पैसा तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर का ही होता है, तो प्रॉफिट भी होगा तो इन्वेस्टर का ही होगा, लॉस भी होगा तो इन्वेस्टर का ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द इन्वेस्टर। The investor enjoy the profit as well as bear the losses of his investment in mutual fund। जैसे कि आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, अगर वैल्यू बढ़कर 1,20,000 हो गया तो जो 20,000 प्रॉफिट हुआ किसका हुआ? इन्वेस्टर का हुआ। और अगर वैल्यू 1 लाख से 90,000 आ गया तो जो 10,000 लॉस हुआ वो भी किसका हुआ? इन्वेस्टर का हुआ। तो म्यूचुअल फंड में पैसा भी इन्वेस्टर का होता है और प्रॉफिट लॉस भी इन्वेस्टर का होता है। डैश इज आर इंक्लूडेड इन द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, किम में क्या क्या इंक्लूड होता है? पहला ऑप्शन है नेम ऑफ द फंड मैनेजर ट्रस्टी, दूसरा ऑप्शन है परफॉर्मेंस ऑफ स्कीम्स, तीसरा ऑप्शन है एसेट एलोकेशन प्लान, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो ये तीनों होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। किम, सिड और साइन का शॉर्ट समरी होता है। किम में क्या क्या होता है? एएमसी के बारे में होता है, म्यूचुअल फंड, ट्रस्टी, फंड मैनेजर और स्कीम का नाम होता है। इशू डेट होता है, ओपनिंग, क्लोजिंग, रीओपनिंग फॉर सेल एंड रीपर्चेस। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, एसेट एलोकेशन पैटर्न होता है, रिस्क प्रोफाइल होता है, प्लान्स और ऑप्शन होता है, बेंचमार्क इंडेक्स, डिविडेंड पॉलिसी, परफॉर्मेंस, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, एक्सपेंस ऑफ द स्कीम होता है, इन्वेस्टर ग्रीवेंस डिटेल्स होता है। ये सारे चीज किम में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। What is the investment range for the mutual fund house to invest in debt instrument for a balanced hybrid fund? बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में डेट इंस्ट्रूमेंट में म्यूचुअल फंड कितना परसेंट इन्वेस्ट कर सकता है? पहला ऑप्शन है 20% एंड 40%, दूसरा ऑप्शन है 40% एंड 60%, तीसरा ऑप्शन है 10% एंड 30%, चौथा ऑप्शन है 20% एंड 50%। तो इसका राइट आंसर है 40% एंड 60%।
अगर किसी बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड का टोटल एसेट 100 करोड़ है तो इक्विटी में कितना इन्वेस्ट होगा? 40 करोड़ से 60 करोड़ और डेट में 40 करोड़ से 60 करोड़। अगर इक्विटी में 40 करोड़ हो रहा है तो डेट में 60 करोड़ होगा, और अगर इक्विटी में 60 करोड़ हो रहा है तो डेट में 40 करोड़ होगा। फंड मैनेजर मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग एलोकेशन एडजस्ट कर सकता है, लेकिन रेंज के अंदर ही। और रेंज क्या है? 40% से 60% बैलेंस्ड फंड में। Identify the transaction on which security transaction tax STT is applicable. Security transaction tax STT किस ट्रांजेक्शन पर लगता है? पहला ऑप्शन है परचेज ट्रांजेक्शन ऑफ डेट म्यूचुअल फंड, दूसरा ऑप्शन है परचेज ट्रांजेक्शन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड, तीसरा ऑप्शन रिडम्पशन ट्रांजेक्शन ऑफ डेट म्यूचुअल फंड, और चौथा ऑप्शन है रिडम्पशन ट्रांजेक्शन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इसका राइट आंसर है रिडम्पशन ट्रांजेक्शन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। एसटीटी सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के रिडम्पशन या सेल पर लगता है। जब इन्वेस्टर इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचता है तब एसटीटी लगता है। तो एसटीटी हमेशा इक्विटी म्यूचुअल फंड पे लगता है, वो भी सेल पे लगता है। ठीक है, और डेट म्यूचुअल फंड में एसटीटी नहीं लगता। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या डेट म्यूचुअल फंड पे एसटीटी लगता है सेल करने पे या बाय करने पे? तो डेट म्यूचुअल फंड में एसटीटी नहीं लगता, और एसटीटी जो चार्जेस है 0.001% है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि एसटीटी कब लगता है। तो रिडम्पशन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड को बेचने पर लगता है। गोल्ड प्राइसेस आर यूज्ड एज बेंचमार्क फॉर, गोल्ड प्राइस को बेंचमार्क किस फंड के लिए यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है गोल्ड सेविंग फंड, दूसरा ऑप्शन है गिल्ट फंड, तीसरा ऑप्शन है गोल्ड माइनिंग कंपनीज फंड, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है गोल्ड सेविंग फंड, क्योंकि गोल्ड सेविंग फंड में गोल्ड को ही बेंचमार्क माना जाए। गिल्ड फंड तो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड हो गया। गोल्ड माइनिंग कंपनीज फंड मतलब कि जो कंपनी गोल्ड माइनिंग कर रही हो सकती है, कुछ और भी करती हो, तो वो नहीं हो सकता, और ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर है गोल्ड सेविंग फंड। गोल्ड सेविंग फंड या गोल्ड ईटीएफ बेस्ड फंड डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उनका परफॉर्मेंस गोल्ड प्राइस के साथ मूव करता है। एग्जाम्पल में समझते हैं, गोल्ड प्राइस अगर 10% बढ़ता है तो गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड सेविंग फंड का रिटर्न भी अप्रॉक्स 10% के पास हो सकता है, इसलिए गोल्ड प्राइस ही उनका बेंचमार्क होता है। गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड सेविंग फंड ही गोल्ड प्राइस का बेंचमार्क होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है गोल्ड सेविंग फंड। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडेंडम, एडेंडम के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है एडेंडम मस्ट अकंपनी द स्कीम, ये ऑप्शन राइट है। दूसरा ऑप्शन है एडेंडम इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव आर ट्रू, यानी ऊपर का दो ऑप्शन सही है, तो यानी तीसरा नंबर ही इसका राइट आंसर होगा। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। एडेंडम एक ऑफिशियली अपडेट डॉक्यूमेंट होता है जो म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट में टेम्पररी या इंटरिम चेंजेस बताता है। एडेंडम कब यूज होता है? जब किसी डॉक्यूमेंट में कोई चेंज या अपडेट आता है, जैसे फंड मैनेजर चेंज हो गया, एक्सपेंस रेशियो चेंज, एड्रेस चेंज, स्कीम डिटेल्स अपडेट हो गया, तब एडेंडम का यूज होता है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडेंडम स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है, ये किम के साथ एक कंपनी करता है, और ये इंटरिम अपडेट्स बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव आर ट्रू, मतलब दोनों स्टेटमेंट ऊपर का 1 और 2 ट्रू है। आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज आर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, म्यूचुअल फंड में कौन सा ट्रांजेक्शन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है? पहला ऑप्शन है ट्रांसमिशन, तो ये नॉमिनी से रिलेटेड हो गया, ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दूसरा ऑप्शन है नॉमिनेशन, इसमें भी फाइनेंस का कोई लेना देना नहीं, तो ये भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तीसरा ऑप्शन है प्लेज, ये भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। चौथा ऑप्शन है स्विच, तो इसमें परचेज भी होता है, रिडम्पशन भी होता है, तो ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया, तो ये नहीं है। तो अब ऑप्शन में देखना कि डी किसमें नहीं है, तो 2 नंबर जो आंसर है उसमें डी नहीं है, यानी यही इसका राइट आंसर है, ट्रांसमिशन, नॉमिनेशन और प्लेज। ट्रांसमिशन क्या हो गया? एक इन्वेस्टर की डेथ होने पर यूनिट लीगल हेयर या नॉमिनी को ट्रांसफर करना, इसमें पैसा इन्वेस्ट या रिडीम नहीं होता। नॉमिनेशन क्या हो गया? इन्वेस्टर किसी पर्सन को नॉमिनी डिक्लेयर करता है ताकि फ्यूचर में यूनिट उसको ट्रांसफर हो सके, इसमें भी मनी मूवमेंट नहीं होता, तो ये भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। प्लेज क्या हो गया? म्यूचुअल फंड यूनिट्स को लोन के अगेंस्ट कोलेटरल के रूप में रखना, यूनिट सेम रहता है, सिर्फ सिक्योरिटी के रूप में मार्क हो जाती है। और स्विच क्या हो गया? स्विच एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसमें रिडक्शन होता है और फिर
परचेस होता है, फंड ए से रिडीम होता है और फंड बी में इन्वेस्ट होता है। विच ऑफ दिस आर कंसिडर एज इंस्टीट्यूशनल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर? इनमें से कौन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ग्रुप में आते हैं? पहला ऑप्शन नॉन रेसिडेंट इंडियंस, तो ये इंडिविजुअल हो गए। दूसरा ऑप्शन है हिंदू अनडिविडेंड फैमिली, ये भी इंडिविजुअल में आ गए, इंस्टीट्यूशनल में नहीं आए। तीसरा ऑप्शन है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, तो इसमें तो नाम में ही इंडिविजुअल है, तो ये इंडिविजुअल हो गए। चौथा ऑप्शन है कंपनीज, तो इंस्टीट्यूशनल ग्रुप कंपनीज ये एक ही होगा, तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर कंपनीज। कंपनीज को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर कहते हैं। कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इन्वेस्ट करती है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन कौन होते हैं? एनआरआई, एचयूएफ, एचएनआई, रिटेल इन्वेस्टर, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटीज होते हैं, जैसे कंपनीज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड। For a value fund, the minimum investment in equity and equity-related instrument is 50% of the total assets. State whether true or false. वैल्यू फंड में मिनिमम इक्विटी इन्वेस्टमेंट 50% होता है, क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि वैल्यू फंड में जो इक्विटी होता है वो 65% होता है। वैल्यू फंड को मिनिमम 65% एसेट, इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना होता है। वैल्यू फंड क्या करता है? वैल्यू फंड अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, ऐसे स्टॉक जो अपनी रियल वैल्यू से कम प्राइस पर मिल रहे होते हैं। फंड मैनेजर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में जब मार्केट एक्चुअल वैल्यू रिकॉग्नाइज करेगा तो प्राइस बढ़ेगा, इससे ही वैल्यू फंड कहते हैं। Mr. Amit wants to invest in a mutual fund scheme. He has to give the request for purchase specifying the Mr. Amit म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। परचेस रिक्वेस्ट देते वक्त उन्हें क्या स्पेसिफाई करना होता है? पहला ऑप्शन है यूनिट्स ही वांट्स, दूसरा ऑप्शन है अमाउंट्स ही वांट्स टू इन्वेस्ट, तो तीसरा ऑप्शन है लॉट्स ही वांट्स। तो जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं एज ए इन्वेस्टर, अगर हम लोग सोचेंगे तो इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं? पहले यूनिट्स तो नहीं सोचते हैं, लॉट्स तो नहीं सोचते, यही सोचते हैं कितना अमाउंट से स्टार्ट करिए, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें। तो इसका राइट आंसर है अमाउंट ही वांट्स टू इन्वेस्ट। म्यूचुअल फंड में परचेस रिक्वेस्ट अमाउंट के बेसिस पर होती है, यूनिट के बेसिस पर नहीं, क्योंकि यूनिट्स एनएवी के अकॉर्डिंग अलॉट होती है। जैसे एग्जांपल, अगर अमित इन्वेस्ट करे 10,000 और एनएवी हो 20 रुपए, तो यूनिट्स कितने मिलेंगे? 10,000 डिवाइड कर देंगे 20 से तो 500 यूनिट्स मिलेंगे। इन्वेस्टर को पहले से पता नहीं होता एनएवी क्या होगा, इसलिए इन्वेस्टर अमाउंट स्पेसिफाई करता है, यूनिट्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। Which of the following is true for unclaimed dividend in mutual fund scheme? म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर डिविडेंड डिक्लेयर रह जाता है तो उस सिचुएशन में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है एसेट मैनेजमेंट कंपनी is expected to make a continuous effort to remind the investor to claim their dues. दूसरा ऑप्शन है the responsibility for ensuring that the dues are claimed lies with the distributor in a dividend plan. तीसरा ऑप्शन है द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग दैट द ड्यूज आर क्लेम्ड लाइज सोली विद द इन्वेस्टर। तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू मेक ए कंटिन्यूअस एफर्ट टू रिमाइंड द इन्वेस्टर टू क्लेम देयर ड्यूज। एएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्वेस्टर को रिमाइंड करे कि उनका डिविडेंड पेंडिंग है। एएमसी इन्वेस्टर को लेटर या कम्युनिकेशन भेजकर इन्फॉर्म करती है। एएमसी को इन्वेस्टर को रिमाइंड भेजना चाहिए, अनक्लेम्ड डिविडेंड का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट में अनक्लेम्ड अमाउंट डिस्क्लोज करना चाहिए, ये सारे कुछ एएमसी को करना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट में क्या मेंशन होता है? कितना अनक्लेम्ड डिविडेंड अमाउंट है और कितने इन्वेस्टर ने क्लेम नहीं किया, यही दोनों चीज एनुअल रिपोर्ट में मेंशन होता है। When a mutual fund distributor impanels with an AMC, he has to sign a declaration for dash. जब कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर किसी एएमसी के साथ इम्पैनल होता है तो उसे किस चीज का डिक्लेरेशन साइन करना होता है? पहला ऑप्शन है डिक्लेयरिंग द रिबेट्स गिवन बैक टू द इन्वेस्टर, दूसरा ऑप्शन है इंश्योरिंग दैट ऑल एम्प्लॉयज हु आर सेलिंग म्यूचुअल फंड विल हैव मोर देन 1 AR in कोड, तीसरा ऑप्शन है गारंटी ऑफ एडिंग ए मिनिमम ऑफ 25 इन्वेस्टर्स एवरी मंथ, चौथा ऑप्शन है कमिटमेंट टू अवॉइड बाय स्टैट्यूटरी कोड्स गाइडलाइंस एंड सर्कुलर। तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर वाला कमिटमेंट
टू अवॉइड बाय स्टैट्यूटरी कोड्स गाइडलाइंस एंड सर्कुलर। जब डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी के साथ इम्पैनल होता है तो उसे डिक्लेरेशन साइन करना पड़ता है कि वो सेबी रूल्स फॉलो करेगा, वो एमफी गाइडलाइंस फॉलो करेगा, वो रेगुलेटरी सर्कुलर और इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। तो इसका राइट आंसर है कमिटमेंट टू अबाइड बाय स्टैट्यूटरी कोड गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स। Which of this is an important criteria for choosing either growth option or dividend option in the same mutual fund scheme? जब एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम में ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शन अवेलेबल हो तो इन्वेस्टर को कौन सा फैक्टर देखकर चूज करना चाहिए? पहला ऑप्शन है रिटर्न ऑन द स्कीम, दूसरा ऑप्शन है फंड मैनेजर, तीसरा ऑप्शन है टैक्स स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टर, चौथा ऑप्शन है एसेट्स मैनेज बाय द स्कीम। तो इसका राइट आंसर है टैक्स स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टर। ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन में मेजर डिफरेंट टैक्सेशन का होता है। इन्वेस्टर का टैक्स ब्रैकेट इंपॉर्टेंट होता है। ग्रोथ ऑप्शन में डिविडेंड नहीं मिलता, प्रॉफिट री इन्वेस्ट हो जाता है, एनएवी बढ़ता है। टैक्स कब लगता है? यूनिट सेल करने पर। और डिविडेंड ऑप्शन में एएमसी टाइम टाइम पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिविडेंड पर टैक्स लग सकता है। हाई टैक्स ब्रैकेट इन्वेस्टर यूजुअली ग्रोथ ऑप्शन प्रेफर करते हैं। तो इसका राइट आंसर है टैक्स स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टर। A mutual fund scheme can invest dash of its net asset in the equity instrument of a single company. म्यूचुअल फंड स्कीम अपने टोटल नेट एसेट का कितना परसेंट एक ही कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकती है? पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा ऑप्शन है 10%, तीसरा ऑप्शन है 15% और चौथा ऑप्शन है 25%। तो इसका राइट आंसर है 10%। म्यूचुअल फंड स्कीम सिंगल कंपनी के इक्विटी में मैक्सिमम 10% नेट एसेट तक इन्वेस्ट कर सकती है। इसका पर्पस होता है डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क कंट्रोल। अगर फंड एक ही कंपनी में ज्यादा पैसा लगा दे तो रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए सेबी ने लिमिट रखी है 10%। If an investor claims his unclaimed redemption amount after 3 years, then the payment will be based on the। अगर इन्वेस्टर अपना रिडम्पशन अमाउंट 3 साल के बाद क्लेम करता है तो पेमेंट किस एनएवी के बेसिस पर मिलेगा? पहला ऑप्शन है एवरेज ऑफ द एनएवी दैट इज करंट एनएवी एंड एनएवी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल रिडम्पशन, दूसरा ऑप्शन है करंट एनएवी, तीसरा ऑप्शन है एनएवी एट द एंड ऑफ 3 इयर्स और चौथा ऑप्शन है एनएवी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल रिडम्पशन। तो इसका राइट आंसर एनएवी एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टर रिडम्पशन का पैसा टाइम पर क्लेम नहीं करता तो उसके लिए रूल्स होते हैं। पहला रूल है अगर पैसा 3 साल के अंदर क्लेम करे तो पेमेंट मिलेगा प्रिवेलिंग एनएवी पर, मतलब कि करंट एनएवी पर और प्लस अनक्लेम्ड मनी पर जो इनकम अर्न हुई है। और दूसरा रूल है अगर पैसा 3 साल के बाद क्लेम करे तो पेमेंट मिलेगा एनएवी एट द एंड ऑफ 3 इयर्स के बेसिस पर। इसके बाद एनएवी इंक्रीज होने पर भी इन्वेस्टर को बेनिफिट नहीं मिलता। एग्जाम्पल में जैसे कि रिडक्शन लगाया तो एनएवी उस टाइम है 100 रुपीज, 3 साल बाद एनएवी है 120 रुपीज और 5 साल बाद एनएवी है 150 रुपीज। अगर इन्वेस्टर 5 साल बाद क्लेम करे तो पेमेंट किस पे मिलेगा? 3 साल के बाद वाले एनएवी पे, मतलब कि पेमेंट मिलेगा 120 एनएवी के बेसिस पर, ना कि 150 एनएवी पर। तो उसको 20 रुपया जो हुआ, जो 2 साल का जो डिफरेंस में 20 रुपया बढ़ा, उस पर उसको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि प्रिवेलिंग एनएवी पर उसको पैसा नहीं मिल रहा है। 3 साल के अंदर जब करेगा तो फिर उसको प्रिवेलिंग एनएवी में मिलेगा यानी करंट एनएवी, और 3 साल के बाद उसको एट द टाइम ऑफ 3 इयर्स के बेसिस पर मिलता है। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। द चॉइस ऑफ बेंचमार्क फॉर ए डेट स्कीम कुड बी चूजन ऑन द बेसिस ऑफ। डेट म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क किस बेसिस पर चूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है स्कीम साइज, दूसरा ऑप्शन है स्कीम टाइप, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स। और इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2, बोथ 2 एंड 3, बोथ 1 एंड 3 या फिर ऑल ऑफ द एबव, मतलब कि 1, 2 और 3 तीनों ही ऑप्शन राइट है। तो इसका राइट आंसर है बोथ 2 एंड 3। डेट स्कीम का बेंचमार्क मेनली दो चीजों पर डिपेंड करता है, स्कीम टाइप पर और इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स पर, इसलिए इसका राइट आंसर है बोथ 2 एंड 3। Unit holders have the right to inspect key documents like dash with respect to their mutual fund investment। म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होल्डर को कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करने के राइट होता है? पहला ऑप्शन है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा ऑप्शन है आरटीए एग्रीमेंट, तीसरा ऑप्शन है कस्टोडियल सर्विस एग्रीमेंट और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ट्रांसपेरेंसी और प्रोटेक्शन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने के राइट दिए गए हैं, जैसे कि ट्रस्ट डीड,
इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, कस्टोडियल सर्विस एग्रीमेंट, आरटीए एग्रीमेंट एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे डॉक्यूमेंट वो देख सकता है। वंस द म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर प्लेज्ड, द यूनिट होल्डर, अगर म्यूचुअल फंड यूनिट्स प्लेस्ड कर दी गई है तो यूनिट होल्डर्स क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता। पहला ऑप्शन है कैन नॉट सेल द यूनिट्स, दूसरा ऑप्शन है कैन सेल द यूनिट्स बट आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, तीसरा ऑप्शन है कैन नॉट सेल द यूनिट्स बट कैन स्विच द यूनिट्स टू अनदर स्कीम, तीसरा और चौथा ऑप्शन है कैन नॉट डू एडिशनल परचेस इन द सेम अकाउंट। तो इसका राइट आंसर है कैन नॉट सेल द यूनिट्स। जब इन्वेस्टर अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स प्लेज करता है तो यूनिट्स बैंक या फिर एनबीएफसी के कंट्रोल में सिक्योरिटी के रूप में होती है। इस सिचुएशन में इन्वेस्टर यूनिट सेल नहीं कर सकता, इन्वेस्टर यूनिट स्विच भी नहीं कर सकता जब तक बैंक प्लेज रिटर्न एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देकर प्लेज रिलीज ना करे। तो इस चीज का राइट आंसर है कैन नॉट सेल द यूनिट। Among equity funds, focused funds carry dash risk as compared to diversified funds due to focused equity fund का रिस्क diversified fund के कंपैरिजन में कैसा होता है और क्यों। पहला ऑप्शन है लोअर एंड हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन है हायर एंड हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, तीसरा ऑप्शन है लोअर एंड लोअर एक्सपेंसेस ऑफ द फंड, चौथा ऑप्शन है हायर एंड इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज। तो इसका राइट आंसर है हायर एंड हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाइड फंड में क्या होता है, बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्ट और रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो जाता है। जैसे कि 100 कंपनीज में इन्वेस्ट किए, अगर 5 कंपनीज गिर भी जाए तो इम्पैक्ट कम होता है। लेकिन फोकस फंड में मैक्सिमम 30 स्टॉक ही होता है, पोर्टफोलियो हाई कंसंट्रेटेड होता है। 30 कंपनी में अगर इन्वेस्ट किए हैं और उसमें से 5-6 स्टॉक अगर गिर जाए तो पोर्टफोलियो पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए इसका राइट आंसर है हायर एंड हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। Which of the following function can an asset management company do in house? एएमसी कौन सा फंक्शन खुद कर सकती है। पहला ऑप्शन है कस्टोडियल सर्विस, दूसरा ऑप्शन है ब्रोकिंग, तीसरा ऑप्शन रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। तो इसका राइट आंसर है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। एएमसी आरटीए का काम खुद भी कर सकती है या किसी एक्सटर्नल आरटीए कंपनी को अपॉइंट कर सकती है, जैसे कि कैम्स के फिनटेक। लेकिन एएमसी चाहे तो ये काम इंटरनली भी हैंडल कर सकती है। आरटीए क्या काम करता है, आरटीए इन्वेस्टर रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जैसे कि इन्वेस्टर अकाउंट रिकॉर्ड्स, यूनिट अलॉटमेंट, रिडक्शन प्रोसेस, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। तो इसका राइट आंसर है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। Which debt scheme of mutual fund invest only in debt securities where money will be repaid within 91 days? कौन सा म्यूचुअल फंड डेट स्कीम सिर्फ उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है जिनकी मैच्योरिटी 91 डेज के अंदर होती है। पहला ऑप्शन है मनी मार्केट फंड, दूसरा ऑप्शन है मीडियम टर्म डेट फंड, तीसरा ऑप्शन है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, चौथा ऑप्शन है लिक्विड फंड। इसका राइट आंसर है लिक्विड फंड्स का ही मैच्योरिटी 91 डेज होता है। लिक्विड फंड एक शॉर्ट टर्म डेट फंड कैटेगरी होती है। लिक्विड फंड सिर्फ उन डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है जिनकी मैच्योरिटी 91 डेज तक होती है। लिक्विड फंड इन्वेस्ट करते हैं किसमें, ट्रेजरी बिल में, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो इसका राइट आंसर है लिक्विड फंड्स 91 डेज मैच्योरिटी। Which exam has to be cleared to get the employee unique identification number from MP? एमपी से एम्प्लॉय यूनिक नंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेने के लिए कौन सा एग्जाम पास करना जरूरी होता है। पहला ऑप्शन है सेबी 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, दूसरा ऑप्शन है एमफी 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, तीसरा ऑप्शन है एनआईएसएम 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और चौथा ऑप्शन है एनआईएसएम 5B म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट फाउंडेशन। तो इसका राइट आंसर है एनआईएसएम 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। EUIN लेने के लिए पहले एम्प्लॉय को एनआईएसएम सीरीज 5 पे एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जिसके लिए अभी आप लोग पढ़ रहे हैं एनआईएसएम सीरीज 5 पे एग्जाम क्लियर करना। उसके बाद एम्प्लॉय एनआईएसएम सीरीज 5 पे एग्जाम पास करता है जब फिर एमफी में रजिस्ट्रेशन होता है और फिर एमफी EUIN अलॉट करता है। तो इसका राइट आंसर है एनआईएसएम 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। While giving the mutual fund units for repurchase, the distribution should consider the impact of capital gain tax and dash on the investor's portfolio। जब म्यूचुअल फंड यूनिट्स रिडीम की जाती है तो डिस्ट्रीब्यूटर को कैपिटल गेन टैक्स के साथ
और किस चीज का इम्पैक्ट कंसिडर करना चाहिए। पहला ऑप्शन है बीटा, दूसरा ऑप्शन है एंट्री लोड, तीसरा ऑप्शन है एग्जिट लोड, चौथा ऑप्शन है शार्प रेशियो। तो इसका राइट आंसर है एग्जिट लोड। जब इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड यूनिट्स रिडीम करता है तो दो चीजें उसको रिटर्न को इफेक्ट कर सकती है। पहला है कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड एक फी होती है जो एएमसी रिडम्पशन के टाइम चार्ज करती है। यूजली ये तब लगती है जब इन्वेस्टर शॉर्ट पीरियड में यूनिट्स रिडीम करता है। तो इसका राइट आंसर है एग्जिट लोड। As per the fair valuation principle laid out by SEBI, it is mandatory to disclose the valuation policy in SEBI के फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन पॉलिसी को कहाँ डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है? पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेंड टू इन्वेस्टर्स पीरियोडिकली, तीसरा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, चौथा ऑप्शन है द फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल आर नॉट टू बी पुट इन पब्लिक। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। एएमसी को अपनी वैल्यूएशन पॉलिसी और प्रोसीजर साइन यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिस्क्लोज करने होते हैं। साइन क्या होता है? साइन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें म्यूचुअल फंड हाउस की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। इसमें इंक्लूड होता है एएमसी डिटेल्स, वैल्यूएशन पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और इन्वेस्टर सर्विसेज। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में वैल्यूएशन पॉलिसी इंक्लूड होता है। A mutual fund scheme shall not invest more than 10% of its total NAV in debt instrument. This rule is not applicable for which type of debt instrument? एक म्यूचुअल फंड स्कीम अपने टोटल एनएवी का 10% से ज्यादा डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। ये रूल किस टाइप के डेट इंस्ट्रूमेंट पर अप्लाई नहीं होता? पहला ऑप्शन है ट्राई पार्टी रेपो ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दूसरा ऑप्शन है ट्रेजरी बिल्स, तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। म्यूचुअल फंड सिंगल इशुअर के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में मैक्सिमम 10% एनएवी तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये रूल डाइवर्सिफिकेशन के लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट पर ये लिमिट नहीं होती क्योंकि ये वेरी लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सेबी ने एक्सेप्शन दिया है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये नहीं होता है, ट्रेजरी बिल, ट्राई पार्टी रेपो ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट बैक्ड या हाईली सिक्योर होते हैं, इसलिए इनमें 10% इन्वेस्टमेंट लिमिट अप्लाई नहीं होता। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो ऑल ऑफ द अबव। In the mutual fund industry, every AMC gives an ARN code number to the mutual fund distributor, which is to be renewed every 3 years. True or false? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एएमसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को एआरएन कोड देती है और ये 3 साल में रिन्यू होता है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है। एमफी इशू द एआरएन कोड नंबर, एएमसी इशू नहीं करता है, एमफी इशू करता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एआरएन का फुल फॉर्म होता है एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर। एम्फी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ये भी आपको याद रखना होगा कि एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो एम्फी इशू करती है एआरएन नंबर। पहले प्रोसेस क्या होता है इसका? पहले एनआईएसएम सीरीज 5 पे सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करना पड़ता है, उसके बाद केवाईडी नो योर डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट करना होता है, फिर एम्फी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तब एम्फी डिस्ट्रीब्यूशन को एआरएन नंबर अलॉट करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि एएमसी इशू करती है, जबकि इशू एम्फी करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट क्रेडिट रिस्क? इनमें से किस ऑप्शन में सबसे ज्यादा क्रेडिट रिस्क होता है? पहला ऑप्शन है मनी मार्केट फंड, दूसरा ऑप्शन है जंक बॉन्ड, तीसरा ऑप्शन है जीसेक फंड, चौथा ऑप्शन है इनकम फंड। तो इसका राइट आंसर है जंक बॉन्ड। जंक बॉन्ड को हाई यील्ड बॉन्ड्स भी कहा जाता है। ये बॉन्ड लो क्रेडिट रेटिंग वाले होते हैं, इश्यूअर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, डिफॉल्ट का रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए इनमें क्रेडिट रिस्क सबसे ज्यादा होता है। तो आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं कि जीसेक फंड वेरी लो क्रेडिट रिस्क होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट बैक्ड होता है। मनी मार्केट फंड इसमें भी क्रेडिट रिस्क लो होता है। इनकम फंड मीडियम होता है और जंक बॉन्ड में वेरी हाई क्रेडिट रिस्क होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है जंक बॉन्ड। Which information has to be included in the mutual fund application form when a non-resident subscribes for the units? क्वेश्चन ये बोल रहा है जब एनआरआई म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदता है
तब एप्लीकेशन फॉर्म में कौन सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी जरूरी होती है? पहला ऑप्शन है पासपोर्ट डिटेल्स, दूसरा ऑप्शन है कंट्रीज ऑफ रेसिडेंस इन द पास्ट 1 ईयर, तीसरा ऑप्शन है डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द लास्ट 1 ईयर, और चौथा ऑप्शन है करेंट ओवरसीज एड्रेस। तो इसका राइट आंसर है करेंट ओवरसीज एड्रेस। जब एनआरआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तब एप्लीकेशन फॉर्म में नॉर्मल डिटेल्स के अलावा ओवरसीज डिटेल्स यानी कि ओवरसीज एड्रेस देना मैंडेटरी होता है। एएमसी को इन्वेस्टर की रेसिडेंस लोकेशन पता चलता है, इससे रेगुलेटरी कंप्लायंस मेंटेन होता है, टैक्सेशन और कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से होता है। तो इसका राइट आंसर है करंट ओवरसीज एड्रेस। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है व्हाइल एवेल्युएटिंग द म्यूचुअल फंड स्कीम द एक्सपेंस रेशियो मैटर्स मोर इन डेट फंड देन इक्विटी फंड। एक्सपेंस रेशियो डेट फंड में इक्विटी फंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा स्टेटमेंट है एन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड हैज टू मैंडेटली इन्वेस्ट इन हाई क्रेडिट क्वालिटी डेट सिक्योरिटी। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड सिर्फ हाई क्रेडिट क्वालिटी सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए इज फॉल्स, दूसरा ऑप्शन है ओनली बी इज फॉल्स, और तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर है ओनली बी इज फॉल्स। एक्सपेंस रेशियो मैटर मोर इन डेट फंड देन इक्विटी फंड्स, इसीलिए ऑप्शन ए जो बोला जा रहा है वो राइट है। एक्सपेंस रेशियो ज्यादा मैटर करता है डेट फंड में देन इक्विटी फंड से। रीजन क्या है? डेट फंड के रिटर्न जनरली 6 से 8% के रेंज में होता है, और एक्सपेंस रेशियो 1 से 1.5% हो जाए तो रिटर्न पर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है राइट है। ऑप्शन बी है फॉल्स। डेट फंड, अब इसका एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं कि डेट फंड 7% है, एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो नेट रिटर्न कितना आ गया? 6% आ गया। तो इसीलिए ज्यादा मैटर करता है डेट फंड में एक्सपेंस रेशियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली बी इज फॉल्स। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल एक्सपेंस रेशियो। टोटल एक्सपेंस रेशियो के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला ऑप्शन है द एएमसी इज नॉट अलाउड टू चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो ऑफ ए स्कीम ड्यूरिंग इट्स इंटायर लाइफ टाइम। दूसरा ऑप्शन है द एएमसी कैन चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो and it need not to be communicated to the unit holder as it an internal matter. तीसरा ऑप्शन है द एएमसी कैन चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो एंड इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द यूनिट होल्डर्स। चौथा ऑप्शन है देयर इज नो टर्म एज टोटल एक्सपेंस रेशियो फॉर ए म्यूचुअल फंड स्कीम। तो इसका राइट आंसर है द एएमसी कैन चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो एंड इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द यूनिट होल्डर। अगर टीईआर मतलब टोटल एक्सपेंस रेशियो चेंज होता है तो एएमसी को इन्वेस्टर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, ईमेल के थ्रू, वेबसाइट डिस्क्लोजर के थ्रू, या फिर फैक्ट शीट या कम्युनिकेशन के थ्रू। टोटल एक्सपेंस रेशियो मतलब हो गया म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज करने का टोटल एनुअल कॉस्ट। इसमें इंक्लूड होता है फंड मैनेजमेंट फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये कॉस्ट एनएवी से डिडक्ट होती है। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बीटा इज ए मेजर ऑफ रिस्क ओनली फॉर इक्विटी स्कीम। ऑप्शन बी है वेरिएंट इज ए मेजर ऑफ रिस्क फॉर बोथ डेट एंड इक्विटी स्कीम। ऑप्शन सी ए फॉल इन प्राइसेस ऑफ द डेट सिक्योरिटीज ड्यू टू डिफॉल्ट इज नोन एज ए क्रेडिट इवेंट। तो ओनली ए एंड बी आर ट्रू है, या ओनली ए एंड सी ट्रू है, ओनली बी एंड सी ट्रू है, या फिर ऑल ए एंड बी सी आर ट्रू है? तो इसका राइट आंसर ऑल ए बी सी आर ट्रू। बीटा इज ए मेजर ऑफ रिस्क ओनली फॉर इक्विटी स्कीम। अगर बीटा इक्वल टू 1 है तो मार्केट जैसा ही मूवमेंट होगा, अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल होगा, और अगर बीटा 1 से कम है तो मार्केट से कम वॉलेटाइल होगा। वेरिएंट इज ए मेजर ऑफ रिस्क फॉर बोथ डेट एंड इक्विटी, वो दोनों डेट एंड इक्विटी में रिस्क मेजर में काम आता है। प्राइस फॉल ड्यू टू डिफॉल्ट इज कॉल्ड क्रेडिट इवेंट। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। If a person has to be traded in units of a closed-ended mutual fund on the stock exchange platform, then the units have to be held in dash. अगर कोई इन्वेस्टर क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड के यूनिट स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करना चाहता है तो यूनिट किस फॉर्म में होने चाहिए? पहला ऑप्शन है डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, दूसरा ऑप्शन है फिजिकल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर है डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है,
क्योंकि इन्वेस्टर स्कीम के बीच में एएमसी से रिडम्पशन नहीं कर सकता। इसलिए अगर इन्वेस्टर बीच में पैसा निकालना चाहे तो स्टॉक एक्सचेंज पर यूनिट सेल करता है। स्टॉक एक्सचेंज पर कोई भी सिक्योरिटी ट्रेड करने के लिए डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। क्लोज एंडेड फंड के यूनिट डिमेटेरियलाइज्ड यानी कि डीमेट फॉर्म में होने चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर है डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। हु मैनेजेस द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन ए म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर का पैसा कौन मैनेज करता है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन लेता है? पहला ऑप्शन है द इन्वेस्टर्स, दूसरा ऑप्शन है द ट्रस्टी, तीसरा ऑप्शन है द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, चौथा ऑप्शन है द स्पॉन्सर। तो इसका राइट आंसर है द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर में एएमसी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एएमसी के पास फंड मैनेजर और रिसर्च टीम होती है जो डिसाइड करता है कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा बॉन्ड खरीदना है, कब बाय सेल करना है, पोर्टफोलियो का एलोकेशन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है द एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी। Identify which among the following is the first step in the sequence of creating a mutual fund product. म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट लॉन्च करने के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पहला ऑप्शन है लॉन्चिंग द न्यू फंड ऑफर एनएफओ, दूसरा ऑप्शन है फिलिंग ऑफ स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट विद सेबी फॉर ऑब्जर्वेशन, तीसरा ऑप्शन है लॉन्च ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन कैंपेन बाय एएमसी, चौथा ऑप्शन है अप्रूवल ऑफ ट्रस्टी एंड एएमसी बोर्ड फॉर द न्यू प्रोडक्ट एंड ड्राफ्टिंग ऑफ सिड। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ नंबर वाला, अप्रूवल फॉर ट्रस्टी एंड एएमसी बोर्ड फॉर द न्यू प्रोडक्ट एंड ड्राफ्टिंग ऑफ सिड। म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करने से पहले एक प्रॉपर अप्रूवल प्रोसेस होता है जिसमें जो पहला स्टेप होता है वो ट्रस्टी और एएमसी का अप्रूवल होता है। और यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला प्रोसेस क्या है। सेकंड प्रोसेस है सिड प्रिपरेशन, फिर उसके बाद सेबी फिलिंग एडवर्टाइजिंग और लास्ट में एनएफओ लॉन्च होता है। The investment object of an डैश इज टू सीक कैपिटल एप्रिसिएशन। कौन सा म्यूचुअल फंड कैपिटल एप्रिसिएशन यानी वेल्थ ग्रोथ के ऑब्जेक्ट से इन्वेस्ट करता है? तो पहला ऑप्शन है ग्रोथ फंड, दूसरा ऑप्शन है इनकम फंड, तीसरा ऑप्शन है आर्बिट्राज फंड, चौथा ऑप्शन है लिक्विड फंड। तो इसका राइट आंसर है ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड का मेन ऑब्जेक्ट होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। ग्रोथ फंड क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है, हाई रिटर्न पोटेंशियल होता है, इसमें हाई मार्केट रिस्क भी होता है क्योंकि जब हाई रिटर्न है तो रिस्क भी हाई होगा और इसमें डिविडेंड फोकस नहीं होता, इसीलिए ग्रोथ पे ज्यादा फोकस रहता है। तो इसका राइट आंसर है ग्रोथ फंड। फॉर यूनिट्स ऑफ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ईएलएसएस द लॉक इन पीरियड इज डैश। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के यूनिट्स के लिए लॉक इन पीरियड कितने टाइम का होता है? पहला ऑप्शन है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इवन इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट परचेज बाय एसआईपी, दूसरा ऑप्शन है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच इंडिविजुअल यूनिट्स फॉर परचेज मेड बाय एसआईपी, तीसरा ऑप्शन है देयर इज नो लॉक इन पीरियड इफ टैक्स एग्जम्पशन इज क्लेम्ड। तो इसका राइट आंसर है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच इंडिविजुअल यूनिट फॉर परचेज मेड बाय एसआईपी। ईएलएसएस एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होता है जिसमें सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन मिलता है। इसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 years का। ये याद रखना, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एलएसएस में लॉक इन पीरियड 3 years का होता है। अगर एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं तो हर एसआईपी इंस्टॉलमेंट के अलग 3 years लॉक इन होता है। तो अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं एलएसएस फंड में, तो अगर मान लेते हैं कि 2021 का आप जनवरी में इन्वेस्ट किए, एक एसआईपी जनवरी में लगा, फिर दूसरा एसआईपी फरवरी में लगा, तो जो जनवरी में आप जो खरीदे जितना यूनिट मिला वो आप रिडीम कब कर पाएंगे? 3 साल बाद। और फरवरी के लिए फिर अलग से 3 साल, फिर मार्च के लिए अलग से 3 साल। तो इसीलिए इसका राइट आंसर है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच इंडिविजुअल यूनिट फॉर परचेज मेड बाय एसआईपी। In the usual course of events, a fund manager will have to provide the maximum liquid assets for normal situation में एक फंड मैनेजर को सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट्स किसके लिए मेंटेन करना पड़ता है? पहला ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ, दूसरा ऑप्शन इक्विटी ईटीएफ, तीसरा ऑप्शन है क्लोज एंडेड फंड, चौथा ऑप्शन है ओपन एंडेड फंड। तो इसका राइट आंसर है ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड में इन्वेस्टर कभी भी यूनिट्स बाय या रिडीम कर सकते हैं डायरेक्टली एएमसी से, इसलिए फंड मैनेजर को रिडम्पशन के लिए कैश या लिक्विड एसेट्स रेडी रखना पड़ता है। इसी वजह से मैक्सिमम लिक्विड मेंटेन करनी पड़ती है। अगर बहुत सारे इन्वेस्टर एक ही दिन रिडम्पशन कर देते हैं तो फंड मैनेजर को इमीडिएटली पैसा देना होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ओपन एंडेड फंड। The dash is used by the fund manager to communicate their views on the economy and the markets of to the investor. फंड मैनेजर अपनी इकोनॉमी और मार्केट के व्यूज इन्वेस्टर तक पहुंचाने के लिए
क्या यूज करती है? इसका पहला ऑप्शन है की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तीसरा ऑप्शन है स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, चौथा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट। तो आप लोगों को याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में कम्युनिकेट देयर व्यूज इकोनॉमी पे या मार्केट पे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फंड फैक्ट शीट। फंड फैक्ट शीट एक मंथली रिपोर्ट होता है जो एएमसी पब्लिश करती है। ये भी पूछ दिया जाता है कि फंड फैक्ट शीट कितने ड्यूरेशन में पब्लिश होता है एग्जाम में, तो वो आपको याद रखना मंथली। फंड फैक्ट शीट में क्या क्या होता है? फंड का ऑब्जेक्टिव होता है, पोर्टफोलियो होल्डिंग होता है, कौन से स्टॉक में है, बॉन्ड्स में है, कौन से सेक्टर में है, फंड परफॉर्मेंस होता है, एसेट एलोकेशन, रिस्क मेजर, फंड मैनेजर, कमेंट्री। कमेंट्री में ही आ जाता है आपका इकोनॉमी एंड मार्केट व्यू। तो इकोनॉमी एंड मार्केट व्यू किसमें होता है? फंड फैक्ट शीट में होता है। What is the disadvantage of company fixed deposit when compared to bank fixed deposit? बैंक फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में कंपनी फिक्स डिपॉजिट का डिसएडवांटेज क्या होता है? पहला ऑप्शन है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा ऑप्शन है लोअर सेफ्टी, तीसरा ऑप्शन है हाईली वॉलेटाइल, चौथा ऑप्शन है डिफिकल्ट टू लिक्विडेट। तो इसका राइट आंसर है लोअर सेफ्टी, क्योंकि कंपनी फिक्स डिपॉजिट क्या हो गया? कॉर्पोरेट एफडी। अब बैंक एफडी से वो इसीलिए वो बैंक एफडी से ज्यादा रिस्की होता है। कंपनी एफडी जो होता है वो प्राइवेट कंपनी इशू करती है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए तो वो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पे नहीं करती, जिसे डिफॉल्ट रिस्क या फिर क्रेडिट रिस्क भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर लोअर सेफ्टी। द इक्विटी शेयर प्राइस ऑफ गोल्ड माइनिंग कंपनीज कैन डिपेंड ऑन। गोल्ड माइनिंग कंपनी के इक्विटी शेयर प्राइस किस चीज पर डिपेंड करते हैं? पहला ऑप्शन है द गोल्ड रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, दूसरा ऑप्शन है द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, तीसरा आंसर है इंटरनेशनल प्राइस ऑफ गोल्ड। तो ये तीनों चीजों पे गोल्ड का प्राइस डिपेंड करता है, तो इसीलिए इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव 1 2 एंड 3। गोल्ड रिजर्व ऑफ द कंपनी में क्या हो गया? अगर कंपनी के पास ज्यादा गोल्ड रिजर्व है तो फ्यूचर प्रोडक्शन और प्रॉफिट का पोटेंशियल ज्यादा होता है, इससे शेयर प्राइस इंक्रीज हो सकता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट क्या होता है? अगर कंपनी एफिशिएंटली माइनिंग कर रही है और मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो कॉस्ट कम और प्रॉफिट ज्यादा होता है। पुअर मैनेजमेंट होने पर शेयर प्राइस गिर सकता है और अच्छा मैनेजमेंट होने पर शेयर प्राइस ऊपर जाता है। तो शेयर प्राइस जो स्टॉक है गोल्ड का प्राइस इस पर भी डिपेंड कर रहा है। तीसरा इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस। गोल्ड माइनिंग कंपनी के रेवेन्यू डायरेक्टली गोल्ड प्राइस से लिंक्ड होते हैं। गोल्ड प्राइस इंक्रीज करता तो इंक्रीज हो रहा है तो कंपनी प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, शेयर प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब चीज पे गोल्ड का प्राइस डिपेंड करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल 1 2 एंड 3। Identify the incorrect statement with respect to SEBI complaint redress system score। SEBI complaint redress system scores के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला ऑप्शन है scores enables the market intermediaries and listed companies to receive complaint from investor, redress such complaints and report redressal। दूसरा ऑप्शन है score is a web based centralized grievance redress system। तीसरा ऑप्शन है स्कोर्स इज कंप्लीटली ऑनलाइन सो एन इन्वेस्टर कैन नॉट लॉज ए फिजिकल कंप्लेन। ऐसा तो नहीं होता, वो फिजिकल कंप्लेन भी कर सकता है बट सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, फिजिकल को ही फिर ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्कोर एक वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहां इन्वेस्टर अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिस्टम ऑनलाइन है पर फिजिकल कंप्लेन भी सबमिट की जा सकती है। इन्वेस्टर सेबी ऑफिस या इंटरमीडियरी को फिजिकल कंप्लेन देता है, कंप्लेन स्कैन की जाती है, उसके बाद स्कोर पोर्टल पर अपलोड करके प्रोसेस किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कोर इज कंप्लीटली ऑनलाइन सो एन इन्वेस्टर कैन नॉट लॉज ए फिजिकल कंप्लेन। ये स्टेटमेंट फॉल्स है और क्वेश्चन में फॉल्स ही पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए न्यू फंड ऑफर। एनएफओ से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? A closed-ended mutual fund NFO will have a NFO opening date, NFO closing date and a scheme reopening date। तो हम लोग पढ़े हैं कि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में एनएफओ ओपनिंग डेट तो होता है, क्लोजिंग डेट भी होता है बट स्कीम रीओपनिंग डेट नहीं होता है। दूसरा है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड एनएफओ विल हैव एनएफओ ओपनिंग डेट, हाँ ठीक है, एनएफओ क्लोजिंग डेट भी होता है और स्कीम रीओपनिंग डेट भी होता है। तो इसमें फॉल्स कौन सा हो जाएगा? ओनली वन इज फॉल्स। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है? क्लोज एंडेड फंड एनएफओ पीरियड में ही यूनिट इशू करते हैं, एनएफओ के बाद स्कीम रीओपन नहीं होती, इन्वेस्टर बाद में स्टॉक एक्सचेंज पर यूनिट बाय सेल करते हैं, एएमसी से डायरेक्ट नहीं, इसलिए स्टेटमेंट वन जो है वो फॉल्स है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है? एनएफओ ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट होती है,
एनएफओ क्लोज होने के बाद स्कीम रीओपन हो जाती है। इन्वेस्टर एएमसी से एनवी पर बाय सेल कर सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। रिटर्न फ्रॉम ए फंड इज 9% एंड द रिस्क फ्री रेट इज 5%। द स्टैंडर्ड डिवीजन इज 3, बीटा इज 1.6। व्हाट विल द न्यूमरेटर फॉर कैलकुलेटिंग द शार्प रेशियो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि शार्प रेशियो कैलकुलेट करते टाइम ऊपर वाला पार्ट यानी कि न्यूमरेटर क्या होगा। तो पहले शार्प रेशियो को फॉर्मूला याद रखना होगा। शार्प रेशियो का फॉर्मूला होता है रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। तो यहाँ पे रिटर्न अर्न है 9 और 9 को माइनस करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 3 से। तो ऊपर वाला पूछ रहा तो आ जाएगा 4/3 और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 4, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। ए म्यूचुअल फंड हैज द पॉलिसी ऑफ इम्पोजिंग एन एग्जिट लोड ऑफ 2% फॉर रिडक्शन अप टू 1 ईयर and 1% for reduction beyond 1 year. If an investor redeem 2000 unit at an NAV of rupees 40 at the end of 6 months from the date of investment, what will be reduction amount receivable by the investor? यहाँ पे एक साल से पहले रिडीम करने पे 2% एग्जिट लोड लग रहा है और एक साल के बाद रिडीम करने पर 1%। बट यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2000 यूनिट को रिडीम किया गया है 40 रुपीज पे 6 मंथ में, तो यानी कि 2% एग्जिट लोड लगेगा। तो इसका कैलकुलेशन ये होगा कि यूनिट्स को इनटू कर देंगे एनएवी से तो अमाउंट पता चल जाएगा। अब ये 80,000 अमाउंट पे यूनिट 2000 यूनिट को 40 से इंटू कर दिए यूनिट्स को एनएवी से, तो 80,000 अमाउंट निकल गया। अब उस पर लग रहा है 2% एग्जिट लोड, तो 80,000 का 2% निकल के आ जाएगा 1600 रुपीज। अब इसको 80,000 से माइनस कर देंगे तो टोटल विड्रॉवल अमाउंट जो हो गया वो 78,400 आंसर हो गया। मिस्टर सुरेश इन्वेस्ट रुपीज 30,000 इन एन इक्विटी फंड। द फेस वैल्यू ऑफ दिस स्कीम इज रुपीज 10 एंड एनएवी इज रुपीज 12। द एग्जिट लोड इज 2%। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी अलॉटेड टू मिस्टर सुरेश। तो यहाँ 30,000 इन्वेस्ट किया जा रहा है, एनएवी है 12, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा यूनिट निकल के आ जाएगा। 30,000 अमाउंट को डिवाइड कर दिए एनएवी से तो 2,500 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। मिस प्रिया रिडीम 2000 यूनिट एट एन एनएवी ऑफ रुपीज 13। इफ द एग्जिट लोड इज 1%, व्हाट इज द रिडक्शन वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। 2000 यूनिट्स को वो इन्वेस्ट कर रही है एनएवी 13 रुपीज के एनएवी पे, एग्जिट लोड लग रहा है 1%, तो रिडक्शन वैल्यू क्या होगा। तो यूनिट को इंटू कर देंगे एनएवी से तो 26,000 हमारा अमाउंट निकल के आया। अब उस पर लग रहा है 1% का एग्जिट लोड, तो 26,000 का जब 1% करेंगे तो 260 रुपया। अब 26,000 को 260 से माइनस कर देंगे तो उतना ही यूनिट हमें रिडीम हुआ, यानी 25,740 इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट द एनएवी फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वैल्यू ऑफ स्टॉक 200 करोड़, वैल्यू ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट 25 करोड़, डिविडेंड एक्यूरेट बट नॉट रिसीव्ड 10 करोड़, अमाउंट रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ शेयर्स 5 करोड़, अमाउंट पेएबल ऑन परचेज ऑफ शेयर 10 करोड़, फीस पेएबल रुपीज 1 करोड़, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट 3 करोड़। एनएवी कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे एनएवी जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, जो भी चीज आप रिसीव कर रहे हो उसको प्लस कीजिए और जो भी चीज आप पे कर रहे हैं परचेस कर रहे हैं उसको माइनस कीजिए और डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से, तो आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं। एनएवी इक्वल टू क्या हो गया, वैल्यू ऑफ स्टॉक प्लस वैल्यू ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट प्लस डिविडेंड एक्यूरेट बट नॉट रिसीव्ड प्लस अमाउंट रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ शेयर्स माइनस अमाउंट पेएबल ऑन परचेस ऑफ शेयर्स माइनस फीस पेएबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट। तो यहाँ पे आप सबको टोटल करेंगे, पहले जो भी आप रिसीव कर रहे हैं और उसको माइनस करेंगे जो भी चीज आप परचेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसको डिवाइड करेंगे 3 करोड़ से, क्योंकि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितना है 3 करोड़, तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा 76.16। तो ये जो फॉर्मूला है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है। द मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ ए स्कीम इज रुपीज 240 करोड़, डिविडेंड एक्यूरेट बट नॉट रिसीव्ड इज रुपीज 30 करोड़, द एक्सपेंस पेएबल एट आर 10 करोड़, द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट इज 120 लाख। व्हाट इज द एनएवी ऑफ द स्कीम। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी एनएवी पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो आउटस्टैंडिंग यूनिट्स 120 लाख है तो उसको आपको करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टोटल मार्केट वैल्यू दिया हुआ 240 करोड़ और डिविडेंड मिल रहा है कितना 30 करोड़ का, तो दोनों को प्लस करेंगे और जो एक्सपेंस है उससे माइनस कर देंगे तो आपका निकल करके आ जाएगा 260।
अब उसको डिवाइड करना यूनिट से, तो यूनिट्स दिया हुआ 120 लाख, उसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 1.20 करोड़ यूनिट हो जाएगा। जब डिवाइड कर देंगे तो 216.66 एनवी निकल के आ जाएगा। मिस श्वेता परचेस थ्रू ए डिस्ट्रीब्यूटर 5000 यूनिट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम एट ए एनवी ऑफ ₹30। द करंट एनवी ऑफ द स्कीम इज ₹28। व्हाट विल द ट्रेल कमीशन फॉर टुडे इफ द ट्रेल कमीशन रेट इज 1% पर एनम। तो इस क्वेश्चन में ट्रेल कमीशन पूछा जा रहा है, और ट्रेल कमीशन हमेशा जो होता है वो करंट एनवी पे निकाला जाता है। तो जो यूनिट्स है 5000 उसको इंटू कर देंगे एनवी से, तो हमारा अमाउंट निकल के आ गया। अब जब अमाउंट निकल के आ गया तो ट्रेल कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट वैल्यू, जो कि हम यूनिट्स को एनवी से इंटू किए तो हमारा करेंट वैल्यू निकल के आ गया 1,40,000, उसको मल्टीप्लाई करते ट्रेल कमीशन, ट्रेल कमीशन हमारा 1% और डिवाइडेड बाय 365, तो आंसर निकल के आ जाएगा ₹3.83। तो ये हमारा आंसर है ₹3.83। द रिटर्न फ्रॉम ए फंड इज ₹9%, स्टैंडर्ड डिवीजन इज 0.75% एंड द बीटा इज 1.4। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 7%। व्हाट इज द डिनोमिनेटर इन द कैलकुलेशन ऑफ द शार्प रेशियो। पहले वाला क्वेश्चन में न्यूमरेटर पूछा था ऊपर वाला, इस बार क्वेश्चन में पूछ रहा डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो हमें पहले फॉर्मूला याद रखना कि शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। क्वेश्चन में खुद दे दिया है स्टैंडर्ड डिवीजन, तो जब नीचे वाला दे दिया आपका 0.75 तो वही आपका आंसर हो जाएगा 0.75, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर पूछ रहा है, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे वाला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.75। द मार्केट वैल्यू ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम्स पोर्टफोलियो इज ₹15 करोड़। इट्स करेंट लायबिलिटी आर ₹2 करोड़। द यूनिट कैपिटल इज ₹10 करोड़। फेस वैल्यू इज ₹10 पर यूनिट। कैलकुलेट द एनवी। तो इसमें एनवी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जो भी आप रिसीव कर रहे हो उसको प्लस करना है, और जो भी आपका लाइबिलिटीज है उसको माइनस करना है। मतलब एसेट्स जो होगी आपका टोटल एसेट्स, उसमें से टोटल लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे, तो टोटल एसेट्स हमारा 15 करोड़ और जो टोटल लाइबिलिटीज है 2 करोड़, तो टोटल निकल के आ गया 13 करोड़। अब इसमें हमें यूनिट से डिवाइड करना, बट यहाँ यूनिट डायरेक्ट दिया हुआ नहीं, यूनिट की जगह में क्या दिया हुआ है, यूनिट कैपिटल और फेस वैल्यू। तो यूनिट कैपिटल हमारा है 10 करोड़ और फेस वैल्यू है ₹10, तो उसको जब डिवाइड कर देंगे तो 1 करोड़ हमारा आउटस्टैंडिंग यूनिट आएगा। आउटस्टैंडिंग यूनिट का फॉर्मूला है यूनिट कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो यहाँ जब डिवाइड किए 10 करोड़ को ₹10 से, तो 1 करोड़ आउटस्टैंडिंग यूनिट आएगा। तो 13 करोड़ में से 1 करोड़ को डिवाइड कर देंगे तो हमारा एनवी निकल के आ जाएगा ₹13। एक कंपनी हैज ए अर्निंग पर शेयर ऑफ ₹5 एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ 30। what will be the market price of the share of this company। तो यहाँ पे जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आपको निकालना है, तो मार्केट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है प्राइस टू अर्निंग इनटू अर्निंग पर शेयर, ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो प्राइस टू अर्निंग है 30 और अर्निंग पर शेयर है 5, तो दोनों को इंटू किए तो 150, तो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आया 150। ये सब फॉर्मूला है जो फॉर्मूला आपको याद करना है। मोहित नीड ₹2 लाख इन 5 years। The interest rate is 7%। The amount required today to be invested can be calculated by using the formula। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये क्वेश्चन पूरा फॉर्मूला पे ही बेस है। तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यही है, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर का पावर एन। एन यहाँ पर ईयर है, नंबर ऑफ ईयर, पर यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ, तो फ्यूचर वैल्यू 2 लाख हो गया, 1 प्लस 0.07 का पावर नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। द रिस्क फ्री रिटर्न ऑफ ए स्कीम इज 7%। द बीटा इज 1.6 एंड द एक्चुअल रिटर्न अर्न इज 9%। व्हाट इज द ट्रायनर रेशियो ऑफ द स्कीम। तो यहाँ पे ट्रायनर रेशियो पूछा जा रहा है, तो आपको ट्रायनर रेशियो का फॉर्मूला याद रखना होगा कि रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय बीटा। तो यहाँ पे रिटर्न अर्न है 9%, रिस्क फ्री रिटर्न है 7%, दोनों को माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 2, और डिवाइडेड बाय कर देंगे बीटा 1.6%, तो आंसर निकल के आ जाएगा 1.25। मिस नीता नीड्स ₹5 लाख इन 3 years फ्रॉम नाउ। द इंटरेस्ट रेट इज 6%।
By which formula can we calculate the amount which is required to be invested today to achieve the goal? यहाँ भी फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूला से ये आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू पूछा जा रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर एन। ये फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। मिस सुरेश इन्वेस्ट रुपीज 2 लाख इन ए म्यूचुअल फंड विथ ए फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10 एंड एनएवी ऑफ रुपीज 50। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी अलॉटेड? तो यहाँ यूनिट्स पूछा जा रहा है, तो यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जो इन्वेस्टेड अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं एनएवी से, तो यूनिट्स हमारा निकल के आ जाता है। तो 2 लाख को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 50 से, तो यूनिट्स हमारा 4000 यूनिट्स निकल के आ जाए। मिस जानवी इन्वेस्ट रुपीज 2 लाख इन एन इक्विटी फंड। द फेस वैल्यू ऑफ दिस स्कीम इज रुपीज 10 and the NAV is rupees 40. The exit load is 1%. How many units will be allotted to Miss Janvi? यहाँ भी यूनिट्स पूछा जा रहा, तो यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट डिवाइडेड बाय एनएवी। तो यहाँ पे 2 लाख अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट, और एनएवी है 40 रुपए, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 5000 यूनिट निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5000। मिस्टर एक्स हैज इन्वेस्टेड रुपीज 2 लाख इन ए 370 डे एफएमपी एंड ऑन मैच्योरिटी ही रिसीव रुपीज 2,15,832 रुपीज। व्हाट इज द कैपिटल गेन ऑफ दिस ट्रांजेक्शन? तो इन्वेस्टेड अमाउंट 2 लाख है और जो हमें पैसा रिटर्न मिला वो 2,15,832 है, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 15,832 हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट द ट्रायनर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। रिटर्न फ्रॉम ए म्यूचुअल फंड स्कीम इज 7.5%, द बीटा इज 0.62, द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 6%। तो ट्रायनर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? रिटर्न अर्न जो कि 7.5 है, फिर माइनस करेंगे रिस्क फ्री रिटर्न से जो कि 6 है, और डिवाइड कर देंगे बीटा से, तो यहाँ पे आंसर हमारा 2.42 निकल के आ जाएगा। कैलकुलेट द एवरेज होल्डिंग पीरियड इफ द पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इज 50%। तो एवरेज होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाय पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। तो 1 को डिवाइड कर देंगे 50%, तो हमारा आंसर 2 निकल के आ जाएगा, यानी कि 2 इयर्स इसका आंसर है। What is the NAV if the value of stock in a mutual fund scheme is rupees 100 crore, value of bond is rupees 10 crore, value of money market instrument is rupees 25 crore, dividend accrued but not received is 3 crore, and fees payable is rupees 5 crore. The number of outstanding unit is 75 लाख। तो ये हम लोग देख चुके हैं कि एनएवी का फॉर्मूला होता है कि जो भी चीज हम लोग को मिल रहा है उसको करेंगे प्लस, और जो भी चीज हमें पे करना पड़ रहा है, परचेस करना पड़ रहा है, फीस पे करना पड़ रहा है, उसको कर देंगे उससे माइनस, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से। तो यहाँ पर 177.33 रुपीज एनएवी निकल के आ जाए। म्यूचुअल फंड स्कीम गिव्स ए रिटर्न ऑफ 10% एंड द बीटा ऑफ दैट स्कीम इज 0.5। द रिस्क फ्री रिटर्न इज 7.5%। व्हाट इज द ट्रायनर रेशियो ऑफ दिस स्कीम? अगेन फिर से ट्रायनर रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो रिटर्न को, दोनों रिटर्न को माइनस करेंगे, पहले रिटर्न अर्न ऑन द स्कीम से माइनस करेंगे रिस्क फ्री रिटर्न को, तो आ जाएगा हमारा 2.5। अब उसको डिवाइड कर देंगे 0.5 से, यानी कि बीटा ऑफ द स्कीम से, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 5। तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ट्रायनर रेशियो कितना हो जाएगा? 5%। An investor purchased through a distributor 5,000 units of a mutual fund scheme at an NAV of rupees 25. The current NAV of the scheme is rupees 43 rupees. What will be the trial commission for today if the trial commission rate is 1%? तो ट्रायल कमीशन का हम लोग क्या फॉर्मूला देखे थे कि करंट वैल्यू पहले निकालना पड़ता है, फिर उसको जो ट्रायल कमीशन हमें दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 365 कर देंगे। तो करंट वैल्यू कैसे निकलेगा? जो यूनिट्स दिया हुआ है 5000 यूनिट्स को इंटू कर देंगे एनएवी से, तो हमारा करंट वैल्यू निकल के आ जाएगा 2,15,000। अब 2,15,000 को जो हमारा कमीशन रेट है 1% और डिवाइड बाय 365 करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 5 रुपए 8904 पैसा। द एनएवी ऑफ एन इक्विटी फंड इज रुपीज 76.45 एंड द फेस वैल्यू इज रुपीज 10। एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट रुपीज 30,000। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी अलॉटेड टू हिम? तो यहाँ पे यूनिट्स पूछ रहा, तो यूनिट्स हम लोग कैसे निकालते हैं? जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है उससे एनएवी को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 30,000 को डिवाइड करेंगे 76.45 से, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 392.41 यूनिट। इसका राइट आंसर होगा। रिटर्न फ्रॉम ए फंड इज 11.5% एंड द रिस्क फ्री रेट इज 7%। द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 3
and beta is 1.9. What will be the denominator for calculating the Sharpe ratio? तो Sharpe ratio में बीटा का कहीं कोई काम नहीं होता है और यहाँ पे डिनोमिनेटर पूछा जा रहा, मतलब कि नीचे वाला पार्ट क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो शार्प रेशियो का फॉर्मूला याद रखना है। शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिवीजन 3 दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डिवीजन नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3।